जिसने मेरे एप्लीकेशन को अभी डाउनलोड नहीं किया है, डाउनलोड कर लो जाके। और इसमें आपको सारे सीरीज़ के एपिसोड मिल जाएंगे ऑल इन वन करके। कल से मैं शुरू करूँगा। और उसमें 3 रूथलेस के, 3 मिस्टीरियस मैन गंगा के और 3 ड्रैगन लॉर्ड के चारों सीरीज़ के 3-3 एपिसोड 30-30 मिनट के आया करेंगे। और उसमें से एक एपिसोड हमेशा तीनों चारों सीरीज़ का यूट्यूब पे शेड्यूल रहेगा। 2 उस पर आपको एक्स्ट्रा मिल जाएंगे और प्लस उस पर मैं एक बार में बहुत सारे एपिसोड डालने वाला हूँ। ऐप में ये लोगो है, ठीक है। और यूट्यूब पे आता रहेगा क्योंकि हमारा जो ऐप है सिर्फ और सिर्फ प्ले स्टोर पे है, ऐप स्टोर के लिए नहीं बना है। तो एप्पल यूज़र्स के लिए मैं डालता रहूँगा 30 मिनट का डेली एंटरटेनमेंट। और इन्जॉय करते रहना आप लोग। ये लोगो है, ठीक है। आज मैं रात को पूरा अपलोडिंग कर दूँगा, ग्रुप को बना दूँगा पूरा सही से। काम कंप्लीट हो गया, अपलोडिंग सिर्फ करना बाकी है। और जिसको स्टार्टिंग से एपिसोड सुनना था वो भी डाउनलोड कर लीजिए। और इसमें 3 नई सीरीज़ आने वाली हैं, बॉडीगार्ड करके, रिंग और मैरिड टू ड्रैगन प्रिंसेस। इस समय कंटिन्यू है, बढ़िया वॉइस रहेगी और सबकी वॉइस अच्छी वॉइस में किया गया है। क्या मुझे सच में सक्लूजन में जाना चाहिए? जीनत कुछ अनिच्छुक दिख रही थी। उसने कहा, मास्टर मुझे लगता है कि अगर मैं आरव के पास रहूं तो मेरी कल्टिवेशन और भी तेजी से बढ़ सकती है। प्रीतम ने सिर हिलाया और गंभीर स्वर में कहा, यह गति का सवाल नहीं है। समस्या यह है कि तुम्हारी प्रगति बहुत तेज है, इसलिए तुम्हारी नींव को स्थिर करना जरूरी है। तुम अब वॉइड इमॉर्टल रेल्म के पीक तक पहुंच चुकी हो। बस एक कदम और तुम ट्रू इमॉर्टल रेल्म में प्रवेश करोगी। अगर तुम्हारी नींव स्थिर नहीं हुई तो ट्रिब्यूलेशन के समय तुम्हारी जान भी जा सकती है और तुम्हारी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। जीनत पहले स्काई सेक्ट की सुप्रीम एल्डर रह चुकी थी, इसलिए वह इस सिद्धांत को अच्छी तरह समझती थी। उसने सिर हिलाया। तो मैं आरव को बता दूं और फिर सक्लूजन में जाऊंगी? प्रीतम ने कहा, उसकी जरूरत नहीं है। मैं किसी को भेजकर उसे बता दूंगा। वैसे भी तुम दोनों सेक्ट के अंदर ही हो। जीनत ने थोड़ा सोचा और सहमत हो गई। आखिर दोनों एक ही सेक्ट में थे। जब वो सक्लूजन से बाहर आएगी तो फिर मिल सकती थी। ठीक है। इतना कहकर वो प्रीतम के साथ कल्टिवेशन रूम की ओर चली गई। उधर आरव रेड पीक से नीचे उतर रहा था और उसके मन में कई विचार चल रहे थे। उसे बाहर जाकर अनुभव प्राप्त करने से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बल्कि उसके लिए यह एक अच्छा अवसर हो सकता था क्योंकि वह पहले ही वॉइड इमॉर्टल रेल्म के पीक तक पहुंच चुका था और अगला कदम हेवनली ट्रिब्यूलेशन का सामना करना था। अगर वह सेक्ट के अंदर ट्रिब्यूलेशन का सामना करता तो उसके सभी रहस्य तुरंत उजागर हो जाते, इसलिए सेक्ट से बाहर जाना वास्तव में बेहतर था। लेकिन समस्या ये थी कि वह अभी-अभी इमॉर्टल रेल्म में आया था। उसकी सारी जानकारी फ्लोइंग लाइट स्वॉर्ड सेक्ट के जेड स्लिप्स से मिली थी और उन जेड स्लिप्स में केवल सामान्य जानकारी थी। अगर वह सेक्ट छोड़कर बाहर जाता तो उसे बिल्कुल पता नहीं होता कि रिजुवनेशन ग्रास कहाँ खोजनी है। इसके अलावा पलक ने उसे केवल 1 महीना दिया था। ये समय न बहुत लंबा था और न बहुत छोटा, इसलिए उसे हर पल का उपयोग करना होगा। 9th पीक पर पहुंचकर वह जीनत से इस विषय पर बात करना चाहता था, लेकिन शिखर पर पहुंचते ही उसे एक सर्वेंट मिला। उस सर्वेंट ने कहा, यंग मास्टर आरव, पीक मास्टर ने मुझे आपको बताने के लिए भेजा है कि फेरी अपनी कल्टिवेशन को स्थिर करने के लिए सक्लूजन में जा रही हैं। इस दौरान किसी को भी उन्हें परेशान करने की इजाज़त नहीं है। आरव ने सिर हिलाया। ठीक है, मुझे समझ आ गया। उसे जीनत के सक्लूजन में जाने पर कोई आश्चर्य नहीं हुआ। आखिर वह ट्रिब्यूलेशन के करीब थी और प्रीतम जैसे मास्टर के लिए यह स्वाभाविक था कि वह इतनी प्रतिभाशाली शिष्या को विशेष प्रशिक्षण दे। लेकिन अब समस्या ये थी कि उसकी अपनी परेशानी कैसे हल होगी। उसे कोई सलाह देने वाला नहीं मिला, इसलिए वो माउंटेन से नीचे उतर गया और आउटर सेक्ट मैनेजर से मिलने का फैसला किया। बबलू उसी समय अपने कमरे में था। हाल ही में आरव ने 9th पीक की प्रतिष्ठा बढ़ाई थी और 5th पीक को शर्मिंदा किया था, इसलिए बबलू उसके साथ काफी विनम्र था। उसने मुस्कुराकर कहा, क्या बात है? अगर मैं किसी तरह मदद कर सकता हूं तो बताओ। आरव ने कहा, मैनेजर ग्रैंड एल्डर ने मुझे जड़ी बूटियां इकट्ठा करने के लिए भेजा है, लेकिन मुझे पता नहीं कि रिजुवनेशन ग्रास कहाँ मिल सकती है। क्या आप मुझे कोई दिशा बता सकते हैं? बबलू थोड़ा चौंक गया। तुम्हें जड़ी बूटियां खोजने के लिए भेजा गया है? सामान्यतः आरव जैसे डिसाइपल को, जिसके पास इमॉर्टल एसेंस भी नहीं थी, सेक्ट से बाहर नहीं भेजा जाता था। लेकिन चूंकि यह ग्रैंड एल्डर का आदेश था, इसलिए वो इस पर सवाल नहीं उठा सकता था।
उसने थोड़ा सोचा और कहा, मैं दवाइयों के बारे में कुछ नहीं जानता और जड़ी बूटियां कहाँ मिलती हैं ये तो बिल्कुल नहीं। आरव ने असहाय होकर सिर हिलाया। ठीक है। वह बबलू के कमरे से निकलकर अपने छोटे से आंगन में लौट आया। उसने बहुत खोजने की कोशिश की लेकिन रिजुविनेशन ग्रास के बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिली। उसे ये तक पता नहीं था कि उसे किस दिशा में जाना चाहिए। अगर वह पूरे इमॉर्टल रेल्म में इस जड़ी बूटी की खोज में निकलता तो शायद 1 महीने तो दूर 100 साल में भी नहीं मिलती। वह बड़बड़ाया, अगर मैं रिजुविनेशन पिल नहीं बना पाया तो क्या सच में मुझे महल जाकर यूनक बनना पड़ेगा? ये सोचते ही उसका दिल कांप गया। उसने नीचे की ओर देखा और मन ही मन कहा, मेरे दूसरे भाई ने इतनी मेहनत की है और इतने योगदान दिए हैं, मैं उसे ऐसे ही कैसे छोड़ सकता हूँ? उसी समय उसके कानों में एक आवाज गूंजी, बड़े भाई आप क्या देख रहे हैं? आरव चौंक गया। वह थोड़ा शर्मिंदा भी हो गया। उसने मुड़कर देखा तो वह छोटी खाने की शौकीन लड़की बबीता उसके पास खड़ी थी। उसने झुंझलाकर कहा, तुम फिर से अचानक कहाँ से आ गई? तुम ऐसे प्रकट और गायब होती हो कि मैं डर जाता हूँ। बबीता ने जीभ निकालते हुए कहा, मैं तो यहीं थी, आपने देखा ही नहीं। फिर उसने आरव की ओर देखा और शरारती मुस्कान के साथ कहा, बड़े भाई आप क्या देख रहे थे? क्या आप सच में खुद को इतनी ध्यान से देख रहे थे? आरव ने झुंझलाकर कहा, तुम्हें क्या चाहिए? बबीता ने कहा, असल में कुछ खास नहीं, बस दोपहर का समय हो गया है और मुझे थोड़ी भूख लग रही है। ये कहते हुए उसने निगलते हुए कहा, बड़े भाई हम बारबेक्यू कब करेंगे? अगर चाहें तो मैं आग जलाने में मदद कर सकती हूँ। आरव ने हाथ हिलाया, मेरा मन नहीं है, अभी मैं परेशान हूँ। लेकिन बबीता इतनी आसानी से जाने वाली नहीं थी। वह बोली, अगर आपको कोई परेशानी है तो मुझे बताइए, शायद मैं मदद कर सकूं। आरव के मन में अचानक विचार आया, ये छोटी लड़की रहस्यमय थी और उसकी असली शक्ति समझ में नहीं आती थी। शायद वो सच में मदद कर सकती थी। वह रुक गया और पूछने लगा, क्या तुम्हें रिजुविनेशन ग्रास के बारे में पता है? बबीता ने तुरंत सिर हिलाया, हाँ मुझे पता है। आरव उत्साहित हो गया। तो क्या तुम्हें पता है कि यह कहाँ मिल सकती है? बबीता ने कहा, ये जड़ी बूटी ज़्यादा उच्च स्तर की नहीं है और बहुत कम पिल्स में उपयोग होती है लेकिन इसे ढूंढना बहुत कठिन है। मुझे यह नहीं पता कि यह अभी कहाँ मिल सकती है। आरव का दिल बैठ गया। लेकिन तभी बबीता ने कहा, लेकिन मुझे पता है कि यह पहले कहाँ दिखाई दी थी। अगर हम वहाँ जाएं तो शायद फिर से मिल सकती है। आरव तुरंत उत्साहित हो गया। सामान्यतः अगर किसी जड़ी बूटी का वातावरण वही रहता है तो वहाँ दोबारा भी वो उग सकती है। यह निश्चित नहीं होता लेकिन संभावना जरूर होती है। और अभी उसके पास कोई दिशा भी नहीं थी, इसलिए ये जानकारी उसके लिए मार्गदर्शक प्रकाश जैसी थी। बबीता ने 3 उंगलियां उठाईं और बोली, एक बारबेक्यू नहीं, 3 बारबेक्यू मील्स। आरव तुरंत मान गया। कोई समस्या नहीं। बबीता ने होंठ चाटते हुए कहा, तो पहले बारबेक्यू बनाओ फिर मैं बताऊंगी। आरव ने हाथ हिलाया और तुरंत उसके सामने सूखी लकड़ियों का ढेर प्रकट हो गया। कुछ ही क्षण में आग जल उठी। उसने पहले से बची हुई स्पिरिट बीस्ट्स को निकालकर फिर से भूनना शुरू किया। बबीता बगल में खड़ी उत्सुकता से देख रही थी। जैसे ही पहली प्लेट तैयार हुई उसने तुरंत उसे पकड़ लिया और खाने लगी। उसका मुंह तेल से चमक रहा था और वह खुशी से भर गई थी। बहुत स्वादिष्ट, सच में बहुत स्वादिष्ट। आरव ने पूछा, अब बताओ, रिजुविनेशन ग्रास कहाँ मिल सकती है? बबीता ने आखिरी टुकड़ा खाया, उसे चबाकर निगला और फिर कहा, फ्लोइंग लाइट स्वॉर्ड सेक्ट से लगभग 30 लाख मील साउथ पश्चिम में एक जगह है जिसे फॉलन इमॉर्टल सीक्रेट कहते हैं। किसी ने पहले वहां रिजुविनेशन ग्रास देखी थी। आरव उत्साह से बोला, क्या ये सच है? ये घटना लगभग कब की है? बबीता ने तुरंत जवाब दिया, बिल्कुल सच है। सिर्फ बारबेक्यू खाने के लिए मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगी? फिर उसने समझाते हुए कहा, लगभग 100 साल पहले मेरे दादा ने एक मरीज का इलाज किया था। उसी मरीज ने फॉलन इमॉर्टल सीक्रेट में रिजुविनेशन ग्रास पाई थी। अब फिर 100 साल बीत चुके हैं। हमें ये तो नहीं पता कि वह अभी भी वहाँ है या नहीं, लेकिन दूसरे स्थानों की तुलना में वहाँ मिलने की संभावना कहीं ज़्यादा है। आरव ने तुरंत सिर हिलाया और पूछा, क्या तुम्हें पता है कि फॉलन इमॉर्टल सीक्रेट तक कैसे पहुँचना है? छोटी लड़की ने अपनी एक नाजुक सफ़ेद उंगली उठाई और बोली, 2 बार बारबेक्यू खिलाओ तब मैं तुम्हें एक नक्शा बना दूंगी। आरव हंस पड़ा। कोई समस्या नहीं।
उसके लिए ये सौदा बिल्कुल असमान था क्योंकि वास्तव में बबीता उसकी मदद ही कर रही थी। बबीता ने अपने तेल से सने हाथ पोंछे, फिर एक कागज़ निकाला और उस पर कुछ बनाना शुरू कर दिया। करीब 15 मिनट बाद उसने एक साधारण नक्शा बना दिया। आरव ने उसे लेकर ध्यान से देखा। रास्ता काफ़ी साफ दिख रहा था। नक्शे में फॉलन इमॉर्टल सीक्रेट को एक बड़े घेरे से चिन्हित किया गया था और एक जगह विशेष रूप से प्रवेश द्वार के रूप में दर्शाई गई थी। उसने पूछा, अगर मैं सही समझ रहा हूं तो ये बहुत बड़ा दलदल है ना? बबीता ने सिर हिलाया। हाँ, यह एक विशाल दलदल है, लेकिन यह बेहद खतरनाक जगह है। वहाँ जहरीली गैसें हैं, भयानक जानवर हैं और कई तरह के ऐसे खतरे हैं जिनकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। यहाँ तक कि इमॉर्टल्स भी वहाँ कभी भी मर सकते हैं, इसलिए लोग उसे फॉलन इमॉर्टल सीक्रेट कहते हैं। आरव थोड़ा हैरान हुआ। अगर ऐसा है तो क्या हम कहीं से भी अंदर जा सकते हैं? फिर खास प्रवेश द्वार क्यों बनाया गया है? बबीता ने तुरंत हाथ फैलाया। आरव तुरंत समझ गया और उसने फिर एक प्लेट रोस्टेड स्पिरिट बीस्ट मीट काटकर उसके सामने रख दी। छोटी लड़की ने बड़े मजे से 2 टुकड़े खाए और फिर समझाने लगी। फॉलन इमॉर्टल सीक्रेट बहुत खतरनाक है। वहाँ हर कदम पर मौत छिपी होती है, लेकिन उसी के साथ वहाँ अनगिनत खजाने और औषधियाँ भी मिलती हैं। इसलिए हजारों सालों से इमॉर्टल्स वहाँ जाकर प्रशिक्षण और खोज करते रहे हैं। इन हजारों सालों में अनगिनत इमॉर्टल्स वहां मारे गए। उन्हीं लोगों की कीमत पर यह सुरक्षित रास्ता खोजा गया है। इस प्रवेश द्वार से जाना बाकी जगहों की तुलना में थोड़ा सुरक्षित है, इसलिए समय के साथ यही दलदल का आधिकारिक प्रवेश मार्ग बन गया। इसके अलावा फॉलन इमॉर्टल सीक्रेट बहुत विशाल है। जितना गहराई में जाओगे खतरे उतने ज़्यादा होंगे, लेकिन खजाने भी उतने ही कीमती मिलेंगे। प्रवेश द्वार पर लोग नक्शे भी बेचते हैं। वहां जाकर तुम एक नक्शा खरीद सकते हो। इससे रास्ता ढूंढना आसान होगा और खोने का खतरा भी कम रहेगा। आरव ने सिर हिलाया। फिर उसने पूछा, तुम्हें इसके बारे में इतना सब कैसे पता है? क्या तुम पहले वहां जा चुकी हो? बबीता ने गर्व से सिर हिलाया। मैं 2 बार जा चुकी हूँ, लेकिन मैं ज़्यादा अंदर नहीं गई। मुझे जो जड़ी बूटियाँ चाहिए थी उन्हें लेकर वापस आ गई। आरव के मन में खुशी हुई। तो तुम्हारे पास नक्शा होगा, है ना? क्या तुम मुझे थोड़ी देर के लिए दे सकती हो? जो कीमत कहोगी मैं दे दूंगा। लेकिन बबीता ने सिर हिलाया। तुम स्थिति को नहीं समझते। फॉलन इमॉर्टल सीक्रेट सिर्फ कॉम्प्लेक्स ही नहीं है, यह एक जीवित दलदल है। वहाँ की स्थिति हर दिन बदलती रहती है। नक्शे को हर 100 साल में अपडेट करना पड़ता है। मैं आखिरी बार वहाँ लगभग 200 साल पहले गई थी। अब सब कुछ बदल चुका होगा। अगर मैं तुम्हें वह नक्शा दूं भी तो वह तुम्हें गुमराह कर सकता है। आरव कुछ क्षण के लिए चुप रह गया। वह सामने उस छोटी सी लड़की को देख रहा था जो तेल से भरे मुंह के साथ मजे से मांस खा रही थी। लेकिन अभी उसने बताया कि वह 200 साल पहले फॉलन इमॉर्टल सीक्रेट गई थी। उसके लिए यह संख्या स्वीकार करना मुश्किल था। अगर वह 200 साल पहले वहां गई थी तो उसकी असली उम्र कितनी होगी? 300 साल, 500 साल या 1000 साल से भी ज़्यादा? तब उसे अचानक एहसास हुआ कि इमॉर्टल रेल्म में उम्र का कोई महत्व नहीं है। यहाँ किसी के चेहरे से उसकी असली उम्र का अंदाजा लगाना बिल्कुल असंभव है। कुछ देर और फॉलन इमॉर्टल सीक्रेट के बारे में पूछने के बाद आरव ने एक और सवाल किया। तुमने कहा कि यह फ्लोइंग लाइट स्वॉर्ड सेक्ट से लगभग 3 मिलियन मील दूर है। वहां पहुंचने में कितना समय लगेगा? बबीता ने एक हड्डी को मजे से चबाते हुए कहा, 3 मिलियन मील। कितना समय लगेगा यह व्यक्ति की ताकत और उसके पास उड़ने वाले साधन पर निर्भर करता है। फिर उसने आरव की ओर देखा और कहा, अगर तुम जाओगे तो लगभग आधा महीना लगेगा। आरव कुछ पल के लिए चुप रह गया। अगर आधा महीना जाने में लगेगा और आधा महीना लौटने में तो पूरा महीना सिर्फ यात्रा में ही निकल जाएगा। लेकिन अब उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। सौभाग्य से उसके पास शटल नाम का फ्लाइंग आर्टिफैक्ट था। वो खुद उड़ने से कहीं ज़्यादा तेज था। अचानक बबीता ने पूछा, बड़े भाई तुम वहाँ क्यों जाना चाहते हो? सच कहूँ तो तुम्हारी कल्टिवेशन लेवल इतनी कम है कि तुम बाहरी क्षेत्र में भी मुश्किल से जा पाओगे। वहाँ जाना लगभग आत्महत्या जैसा है। आरव ने कहा, मैंने अभी बताया था, मुझे रिजुविनेशन ग्रास ढूंढनी है और वह भी 1 महीने के अंदर। बबीता ने सिर हिलाया। ये बहुत मुश्किल है। इतना कहकर उसने पूरा ग्रिल्ड मीट खत्म कर दिया और बोली, यह मांस सच में बहुत स्वादिष्ट है। फिर उसने हाथ घुमाया और उसकी हथेली में एक सुनहरा टैलिस्मन प्रकट हो गया।
उसने आरव की ओर बढ़ाते हुए कहा, बड़े भाई ये 100 माइल एस्केप टैलिस्मन है, इसे रख लो, किसी खतरनाक समय में ये तुम्हारी जान बचा सकता है। आरव की आंखें चमक उठीं, सिर्फ नाम सुनकर ही वह समझ गया कि यह कितना कीमती खजाना है। अगर खतरे में इसका उपयोग किया जाए तो यह व्यक्ति को 100 मील दूर तुरंत पहुंचा सकता है। ऐसी वस्तु का होना लगभग एक अतिरिक्त जीवन के बराबर था, लेकिन वह ये भी जानता था कि इमॉर्टल रेल्म में ऐसी वस्तुएं बेहद दुर्लभ और कीमती होती हैं। उसने संकोच से कहा, यह बहुत कीमती है। बबीता ने सिर हिलाया। कोई बात नहीं, मैंने कहा था कि मैं तुम्हारी मदद करूंगी, बस वही कर रही हूं। फिर उसने शरारती मुस्कान के साथ कहा, असल में ये पूरी तरह तुम्हारे लिए भी नहीं है। अगर तुम फॉलन इमॉर्टल सीक्रेट में मर गए तो फिर मुझे बारबेक्यू कौन खिलाएगा? आरव कुछ पल के लिए चुप रह गया। उसके लिए ये समझना मुश्किल था कि इस छोटी लड़की के लिए उसकी कीमत उससे भी कम है जितनी बारबेक्यू की। फिर भी उसने गंभीरता से कहा, तुमने मेरी बहुत मदद की है, मैं यह एहसान याद रखूंगा और भविष्य में जरूर चुकाऊंगा। बबीता ने उठते हुए कहा, ठीक है, मेरा पेट भर गया है, अब मुझे जाना चाहिए। इतना कहकर उसने आयन लेग सेलेस्टियल ईगल की एक टांग तोड़ी और खुशी खुशी वहां से चली गई। उसके जाने के बाद आरव ने अपनी यात्रा की तैयारी शुरू कर दी। रिजुविनेशन ग्रास ढूंढना जरूरी था, लेकिन अपनी जान बचाना उससे भी ज्यादा जरूरी था। उसने अपने पास मौजूद जड़ी बूटियों से कई तरह की पिल्स तैयार की, कुछ इमॉर्टल एनर्जी वापस लाने के लिए, कुछ घाव भरने के लिए और कुछ विष को निष्क्रिय करने के लिए। सारी तैयारी पूरी करने के बाद उसने एक नोट लिखकर मेज पर रख दिया ताकि जीनत चिंता न करे। फिर वो फ्लोइंग लाइट स्वॉर्ड सेक्ट से निकल पड़ा और बबीता के बनाए नक्शे के अनुसार फॉलन इमॉर्टल सीक्रेट की ओर चल पड़ा। उधर थर्ड पीक में धीरज को तुरंत खबर मिल गई कि आरव सेक्ट छोड़कर बाहर चला गया है। पिछली बार की भयानक बेइज्जती के बाद वह भले ही शांत दिख रहा था, लेकिन उसके दिल में बदले की आग अब भी जल रही थी। वह लगातार आरव पर नजर रख रहा था और मौके की तलाश कर रहा था। जब उसे पता चला कि आरव सच में सेक्ट से बाहर चला गया है तो वह बेहद खुश हो गया। इन दिनों वह ग्रैंड एल्डर के डर से कुछ नहीं कर पा रहा था, लेकिन सेक्ट से बाहर निकलते ही स्थिति पूरी तरह बदल जाती है। अगर वह वहां आरव को मार भी दे तो शायद किसी को पता भी न चले। लेकिन पिछली बार डंडे से जो वार हुआ था उसे याद करके वह थोड़ा सतर्क भी हो गया। उसने खबर लाने वाले से पूछा, वह कितने लोगों के साथ गया है? क्या उसके साथ कोई और भी था? नहीं, वह अकेला ही गया है, निगरानी करने वाले व्यक्ति ने कहा। मैं अभी एनफोर्समेंट हॉल में उसके ट्रैवल परमिट की जांच करके आया हूं। वहां पता चला कि वह सेक्ट से बाहर स्पिरिचुअल हर्ब्स खोजने गया है। धीरज ने सिर हिलाया और ठंडे स्वर में कहा, ठीक है, अब तुम जा सकते हो। और याद रखना, ये बात पूरी तरह गुप्त रहनी चाहिए, किसी को भी इसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए। उस आदमी के जाने के बाद धीरज तुरंत थर्ड पीक के आउटर सेक्ट मैनेजर आसाराम के कमरे की ओर गया और पूरी घटना संक्षेप में सुना दी। बात खत्म करते ही उसकी आंखों में क्रूर चमक उभरी। उसने कहा, सर, मैं इस अपमान को निगल नहीं सकता, हमें इसका बदला लेना ही होगा और अब आखिरकार मौका मिल गया है। ज़ीशान थोड़ा चौंका और पूछा, ऐसी बात है? वह कितने लोगों के साथ गया है? क्या नाइन्थ पीक ने उसकी सुरक्षा के लिए किसी को भेजा है? स्पष्ट था कि वह भी यही मान रहा था कि पिछली बार धीरज को बेहोश करने वाला व्यक्ति नाइन्थ पीक का ही कोई डिसाइपल था। धीरज ने आत्मविश्वास से कहा, नहीं, हमारे लोग लगातार उस पर नजर रखे हुए थे और उन्होंने पूरी जांच भी की है, वह बिल्कुल अकेला गया है। फिर उसने दांत भींचते हुए कहा, पिछली बार मुझे अचानक डंडे से सिर पर मारा गया था, इसलिए मैं बेहोश हो गया। अगर मैं तैयार रहता तो ऐसा कभी नहीं होता। मुझे यकीन है कि नाइन्थ पीक जैसे किसी बेकार आदमी की सुरक्षा के लिए ट्रू इमॉर्टल को नहीं भेजेगा। ज़ीशान के चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान उभरी। इस लड़के ने फिफ्थ पीक और हमारी थर्ड पीक दोनों को उकसाया है और फिर भी इस समय बाहर जाने की हिम्मत कर रहा है। मुझे समझ नहीं आता कि वह बेवकूफ़ है या मौत से नहीं डरता। धीरज ने कहा, मेरे हिसाब से वह इसलिए बाहर गया है क्योंकि वह ग्रैंड एल्डर के लिए सभी मेडिसिनल हर्ब्स इकट्ठा नहीं कर पाया। इसी वजह से एल्डर नाराज हो गई होगी और उसे खुद जाकर खोजने के लिए मजबूर होना पड़ा होगा, नहीं तो वह कभी सेक्ट से बाहर जाने की हिम्मत नहीं करता। ज़ीशान ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, अगर ऐसा है तो आज हम उसे आखिरी विदाई दे देते हैं।
इतना कहकर उसने हाथ घुमाया और उसकी हथेली में एक सुनहरा शटल आकार का मैजिक वेपन प्रकट हुआ। उससे चमकदार आध्यात्मिक ऊर्जा निकल रही थी। वो एक लो ग्रेड फ्लाइंग इमॉर्टल आर्टिफैक्ट था। उसने वो आर्टिफैक्ट धीरज को देते हुए कहा, इसे ले जाओ और काम खत्म करके तुरंत लौट आना। कोई भी सुराग नहीं छोड़ना। बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए जिससे एल्डर अर्पित को जरा भी शक हो। फिर उसने कहा, सेक्ट के अंदर मैं सब संभाल लूंगा। अगर कोई पूछे तो मैं कह दूंगा कि तुम सक्लूजन में हो। धीरज अत्यंत प्रसन्न हो गया। उसे पहले से पता था कि आसाराम के पास एक फ्लाइंग इमॉर्टल आर्टिफैक्ट है। असल में वह उसी के लिए यहाँ आया था। अब इस आर्टिफैक्ट के साथ वह बिजली की तरह तेज गति से जा सकता था और जल्दी वापस भी लौट सकता था। इससे ऐसा भ्रम पैदा करना आसान होगा कि वह कभी सेक्ट से बाहर गया ही नहीं। ज़ीशान ने कुछ देर सोचकर एक और वस्तु निकाली। इस बार उसकी हथेली में एक सुनहरा टैलिस्मन दिखाई दिया। उसने कहा, इसे भी साथ ले जाओ। ये वज्र टैलिस्मन है, एहतियात के तौर पर रख लो। ये कम से कम ट्रू इमॉर्टल के एक हमले को रोक सकता है। पिछली बार धीरज के साथ जो हुआ था उसने थर्ड पीक की पूरी प्रतिष्ठा गिरा दी थी, इसलिए आसाराम भी अब थोड़ा सतर्क था। धीरज ने तुरंत झुककर कहा, धन्यवाद बबलू। अब उसके आत्मविश्वास में और भी वृद्धि हो गई थी। उसने चुपचाप थर्ड पीक से प्रस्थान किया और किसी को खबर भी नहीं हुई कि वो फ्लोइंग लाइट स्वॉर्ड सेक्ट छोड़ चुका है। उधर आरव सेक्ट से निकलने के बाद 9 हेवंस को बुलाकर तेज गति से उड़ रहा था। करीब आधे दिन बाद वह सेक्ट से लगभग 10,000 मील दूर पहुंच गया। लेकिन उसने जल्दी ही महसूस किया कि इमॉर्टल रेल्म में 9 हेवंस की गति बहुत दब चुकी है। ये कल्टिवेशन वर्ल्ड जितनी तेज नहीं थी और उसकी खुद की पूरी गति से उड़ान से बहुत ज़्यादा अलग भी नहीं थी। अगर यही गति रही तो फॉलन इमॉर्टल सीक्रेट तक पहुंचने में कम से कम 10 दिन, शायद आधा महीना लग जाएगा। आरव ने माथे पर हाथ मारा, ये ठीक नहीं है। मेरे पास सबसे कम चीज़ अगर है तो वह समय है। उसे पता नहीं था कि फॉलन इमॉर्टल सीक्रेट में रिजुविनेशन ग्रास ढूंढने में कितना समय लगेगा। अगर पूरा समय यात्रा में ही खर्च हो गया तो बड़ी समस्या हो जाएगी। लेकिन फिलहाल उसके पास कोई बेहतर विकल्प भी नहीं था। अगर उसके पास पर्याप्त समय और सामग्री होती तो वह 9 हेवंस को अपग्रेड करके एक असली फ्लाइंग इमॉर्टल आर्टिफैक्ट बना सकता था। लेकिन अभी उसके पास न समय था न संसाधन। तभी उसे अचानक एक अजीब सा एहसास हुआ और उसने पीछे मुड़कर देखा। दूर आसमान में एक छोटा सा काला बिंदु तेजी से उसकी ओर बढ़ रहा था। हालांकि वह 9 हेवंस की पूरी गति से उड़ रहा था, फिर भी पीछे आने वाला व्यक्ति उससे कहीं ज्यादा तेज था। कुछ ही क्षणों में वह काला बिंदु बड़ा होता गया और आखिरकार उसकी असली शक्ल दिखाई दी। वो एक शटल आकार का फ्लाइंग मैजिक वेपन था। आरव चौंक गया। इतनी तेज गति, क्या ये फ्लाइंग आर्टिफैक्ट है? एंशंट मेडिकल सेक्ट की विरासत में वेपन क्राफ्टिंग की कला भी शामिल थी, इसलिए वह तुरंत पहचान गया कि यह एक लो ग्रेड फ्लाइंग इमॉर्टल आर्टिफैक्ट है। जैसे जैसे वो पास आया, आरव ने देखा कि उसके सामने खड़ा व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि धीरज था। आरव के मन में अचानक खुशी की लहर दौड़ गई, मानो वो अभी अभी सोया ही था और किसी ने उसे तकिया लाकर दे दिया हो। अगर यह फ्लाइंग आर्टिफैक्ट उसके हाथ लग गया तो वह बहुत तेजी से फॉलन इमॉर्टल सीक्रेट तक पहुंच सकता था। धीरज ने जोर से चिल्लाया, इस बार देखता हूं तुम कहां भागते हो। उसका फ्लाइंग आर्टिफैक्ट आगे आकर आरव के 9 हेवंस के सामने रुक गया और उसका रास्ता रोक लिया। धीरज ने व्यंग्य से कहा, तो तुम्हारे पास भी एक फ्लाइंग आर्टिफैक्ट है। लगता है तुम नीचे की वर्ल्ड में काफी अच्छे से रह रहे थे, लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है, आज तुम मेरे हाथों मरने वाले हो। वह जितना बोल रहा था उतना ही ज्यादा गर्व से भर रहा था। दूसरी ओर आरव का चेहरा अचानक डर से भर गया और उसकी आवाज भी कांपने लगी। तुम क्या करना चाहते हो? धीरज ने दांत पीसते हुए कहा, क्या करना चाहता हूं? तुम्हारी वजह से मैंने 5 लाख से ज्यादा लो ग्रेड इमॉर्टल क्रिस्टल्स खो दिए। तुम्हारी वजह से मुझे पेड़ पर लटका दिया गया और पूरे फ्लोइंग लाइट स्वॉर्ड सेक्ट का मजाक बन गया। अगर आज मैं तुम्हें मारकर टुकड़े टुकड़े नहीं करता तो मेरा गुस्सा शांत नहीं होगा। मैं तुम्हारी खाल उतारूंगा, तुम्हारी नसें काटूंगा और तुम्हारी आत्मा को निकालकर उसे रिफाइन करूंगा। उसकी आंखों में स्पष्ट रूप से नफरत और क्रोध जल रहा था। आरव और भी डर गया। उसने कांपती आवाज में कहा, सीनियर ब्रदर, ऐसा मत करो। हम एक ही सेक्ट के लोग हैं। अगर तुम मुझे मारोगे तो ग्रैंड एल्डर तुम्हें नहीं छोड़ेगी। धीरज जोर से हंस पड़ा। उसकी चिंता मत करो,
मैं चुपचाप यहाँ आया हूँ और किसी को भी इसके बारे में पता नहीं है। ये जगह सेक्ट से इतनी दूर है कि ग्रैंड एल्डर भी यहाँ की हलचल महसूस नहीं कर सकती। वह आरव के चेहरे पर डर देखने का मजा ले रहा था। उसने कहा, मैंने आसपास पहले ही जांच कर ली है, यहाँ कोई और नहीं है। मैं तुम्हें मारकर अपने फ्लाइंग आर्टिफैक्ट से तुरंत वापस सेक्ट लौट जाऊंगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि यह मैंने किया है। अगर कोई जांच भी करेगा तो उन्हें यही पता चलेगा कि मैं तो सक्लूजन में था। फिर वो जोर से हंसा, इसलिए आज तुम्हारी मौत तय है, कोई तुम्हें बचा नहीं सकता। लेकिन इस बार परिणाम वैसा नहीं था जैसा वह चाहता था। आरव के चेहरे से डर अचानक गायब हो गया और उसकी जगह एक शांत मुस्कान आ गई। उसने आराम से कहा, बहुत अच्छा, तो मतलब अगर मैं तुम्हें मार दूं तब भी किसी को पता नहीं चलेगा, सही? तुम मुझे मारना चाहते हो, अपनी उस बेकार ताकत के साथ? धीरज ने पहले चारों ओर देखा, आसपास बिल्कुल सन्नाटा था, फिर वह जोर से हंस पड़ा। उसके अनुसार सामने खड़ा आरव बिना किसी मदद के उसकी एक उंगली के बराबर भी नहीं था। आरव हल्का सा मुस्कुराया और उसके पीछे इशारा करते हुए बोला, तुम्हारे पीछे कोई है? धीरज तुरंत बोला, असंभव, मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश मत करो। सुरक्षा के लिए उसने तुरंत अपना डिवाइन सेंस फैलाकर चारों ओर जांच की, लेकिन उसे कुछ भी महसूस नहीं हुआ, न उसके पीछे कोई था और न ही 100 कदम के भीतर। आरव ने उसकी ओर ध्यान ही नहीं दिया। उसने पीछे की ओर हाथ हिलाकर कहा, अब करो। धीरज ने तिरस्कार से कहा, क्या तुम्हें लगता है कि मैं इतनी आसानी से धोखा खा जाऊंगा? लेकिन उसी क्षण उसके पीछे से अचानक भयानक दबाव और तेज हवा का झोंका महसूस हुआ। उसका चेहरा तुरंत बदल गया। सच में कोई है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। एक काला लोहे का डंडा उसके सिर के पीछे आ चुका था। ये हमला देवेश ने किया था। उसने पूरी ताकत से डंडा धीरज के सिर पर दे मारा। उसी क्षण एक तेज सुनहरी रोशनी चमकी। धीरज के शरीर पर लगा वज्र टैलिस्मन सक्रिय हो गया और उसकी सुनहरी ढाल ने उस वार को रोक लिया। हालांकि वह बच गया, लेकिन उस प्रहार की ताकत से वह दर्जनों मीटर दूर जा गिरा। रास्ते में वह कई बड़े पेड़ों से टकराया और बहुत मुश्किल से खड़ा हो पाया। उसकी हालत बेहद खराब हो गई थी। धीरज गुस्से से चीख उठा, तुमने मुझ पर घात लगाकर हमला करने की हिम्मत कैसे की? वो मुड़ा और उसके हाथ में तुरंत एक इमॉर्टल स्वॉर्ड प्रकट हो गई। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि उस पर फिर से घात लगाकर हमला होगा। उसे बताया गया था कि आरव अकेला निकला है, फिर यह काले कपड़ों वाला आदमी कहाँ से आ गया? अगर आसाराम ने उसे वज्र टैलिस्मन न दिया होता तो शायद इस बार वो बुरी तरह घायल हो जाता। गुस्से से दहाड़ते हुए उसने कहा, आज मैं तुम दोनों को मार डालूंगा। उसकी तलवार बिजली की तरह देवेश की ओर बढ़ी। उसके अनुसार जो व्यक्ति लगातार घात लगाकर हमला करता है वह आमने सामने की लड़ाई में कमजोर ही होगा। लेकिन इस बार उसका अनुमान गलत था। आरव ने देवेश से हमला इसलिए करवाया था क्योंकि वह झंझट पसंद नहीं करता था और लड़ाई जल्दी खत्म करना चाहता था। सीधे मुकाबले में भी धीरज उसका सामना नहीं कर सकता था। देवेश ने अपने काले लोहे के डंडे को हल्का सा घुमाया और धीरज की तलवार को आसानी से हटा दिया। उसी क्षण उसने एक जोरदार लात धीरज की छाती पर मारी। पुफ! धीरज के मुंह से खून निकल गया और वह फिर कई मीटर दूर जा गिरा। अब उसके चेहरे से सारा गुस्सा गायब हो चुका था। उसकी जगह डर ने ले ली थी। उसे अब समझ आ गया कि सामने वाला व्यक्ति उससे कहीं ज्यादा ताकतवर है। लेकिन देवेश ने उसे सोचने का मौका ही नहीं दिया। उसने फिर से डंडा उठाया और उसके सिर की ओर प्रहार किया। इस बार धीरज सच में डर गया। उसके शरीर के चारों ओर लाल रोशनी चमकी और वह अचानक एक लाल किरण में बदलकर बिजली की गति से दूर भाग गया। आरव ने भौहें सिकोड़ लीं। ये तो भाग गया। आज की स्थिति थोड़ी अप्रत्याशित थी। उसने सोचा था कि देवेश एक ही वार में उसे खत्म कर देगा, इसलिए उसने ज्यादा तैयारी नहीं की थी। लेकिन धीरज के पास वज्र टैलिस्मन था जिसने पहला वार रोक दिया। फिर उसने किसी रक्ताधारित एस्केप टेक्निक का उपयोग किया और जान बचाकर भाग निकला। देवेश पूरी ताकत लगाकर भी उस गति तक नहीं पहुंच सकता था। हाँ, अगर वह अभी उस फ्लाइंग इमॉर्टल आर्टिफैक्ट का उपयोग करता तो शायद उसे पकड़ सकता था। लेकिन अभी उस आर्टिफैक्ट से धीरज की मानसिक छाप हटाई नहीं गई थी और उसे चलाने का तरीका भी पूरी तरह समझा नहीं गया था। इसलिए फिलहाल उसे भागने देना ही पड़ा। हालांकि आरव को इससे ज्यादा अफसोस नहीं हुआ, क्योंकि असली फायदा उसे मिल चुका था।
उसने हाथ बढ़ाकर उस शटल शेप फ्लाइंग आर्टिफैक्ट को पकड़ लिया। वह तुरंत छोटा होकर उसकी हथेली में आ गया। उसने अपनी शक्तिशाली मानसिक ऊर्जा से उसमें मौजूद धीरज की मानसिक छाप मिटा दी। एंशंट मेडिकल सेक्ट की विरासत में वेपन रिफाइनिंग की कला भी थी, इसलिए वह इस लो ग्रेड इमॉर्टल आर्टिफैक्ट को जल्दी समझ गया। कुछ ही क्षणों बाद आसमान में एक चमकदार रोशनी दिखाई दी और आरव उसी आर्टिफैक्ट पर सवार होकर फॉलन इमॉर्टल सीक्रेट की दिशा में तेजी से उड़ने लगा। इस आर्टिफैक्ट की गति सच में अद्भुत थी। लगभग आधे दिन बाद वह उस स्थान पर पहुंच गया जो बबीता के बनाए नक्शे में दर्शाया गया था। प्रवेश द्वार से लगभग 100 मील पहले उसने फ्लाइंग आर्टिफैक्ट को समेट लिया और एक काला मुखौटा पहन लिया। सेक्ट से बाहर आने के बाद कल्टिवेशन लेवल छिपाना असंभव था, इसलिए सबसे अच्छा तरीका अपनी पहचान छिपाना था। सावधानी के लिए उसने अपने चेहरे का रूप बदल लिया और सीधे धीरज जैसा रूप धारण कर लिया। वैसे भी यहाँ कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला था। अगर कुछ मुसीबत हुई तो उसका दोष धीरज पर डालना भी बुरा नहीं था। सब कुछ तैयार करके वह फॉलन इमॉर्टल सीक्रेट के प्रवेश द्वार की ओर बढ़ा। दूर से देखने पर यह जगह एक अंतहीन कीचड़ के समुद्र जैसी लग रही थी। पूरा क्षेत्र बेहद विशाल था और वातावरण में एक अजीब वीरानपन था। जब उसने अपना डिवाइन सेंस फैलाया तो बाहर तक सब सामान्य था, लेकिन जैसे ही वह दलदल के भीतर पहुंचा उसका डिवाइन सेंस बुरी तरह दब गया। पहले उसका डिवाइन सेंस लगभग 100 मीटर तक जा सकता था, लेकिन यहां पहुंचते ही वह मुश्किल से 10 मीटर तक रह गया। आरव ने धीरे से कहा, "ये जगह सच में अजीब है। अब समझ में आया कि नक्शे की जरूरत क्यों होती है। अगर डिवाइन सेंस बेकार हो जाए तो इस विशाल दलदल में कोई भी रास्ता भटक सकता है।" प्रवेश क्षेत्र के पास काफी भीड़ थी। अलग अलग जगहों से आए कल्टिवेटर्स लगातार अंदर जा रहे थे और बाहर आ रहे थे। आसपास कई व्यापारिक भवन बने हुए थे। कई कल्टिवेटर्स अपनी पहचान छिपाने के लिए मुखौटे पहने हुए थे, इसलिए आरव का भेष बिल्कुल भी अजीब नहीं लग रहा था। वो सीधे अंदर गया ताकि जल्दी से नक्शा खरीद सके और फॉलन इमॉर्टल सीक्रेट में प्रवेश कर सके। तभी एक दुकान के सामने एक कर्मचारी जोर जोर से आवाज लगा रहा था, "नक्शा, नक्शा, फॉलन इमॉर्टल सीक्रेट का ताज़ा नक्शा। हमारे शान्यू चेंबर ऑफ कॉमर्स के पास सबसे सटीक नक्शा है।" आरव तुरंत वहां गया। ग्राहक आते ही कर्मचारी उत्साह से बोला, "यंग मास्टर, आपको क्या चाहिए? हमारी मर्चेंट गिल्ड में हर चीज मिलती है।" आरव ने पूछा, "क्या तुम्हारे पास फॉलन इमॉर्टल सीक्रेट का नक्शा है?" कर्मचारी तुरंत बोला, "बिल्कुल है, और सबसे सटीक भी। फॉलन इमॉर्टल सीक्रेट बहुत खतरनाक है। जरा सी गलती आपकी जान ले सकती है। इसलिए अच्छा नक्शा लेना बहुत जरूरी है। छोटी गिल्ड्स के नक्शे भरोसेमंद नहीं होते। अगर लेना है तो हमारी शान्यू मर्चेंट गिल्ड से ही लीजिए।" वह लगातार बोलता ही जा रहा था। आरव ने पूछा, "तुम्हारे नक्शे की कीमत क्या है?" कर्मचारी बोला, "यह इस पर निर्भर करता है कि आपको किस स्तर का नक्शा चाहिए।" आरव थोड़ा चौंक गया। उसके अनुसार पूरे दलदल का एक ही नक्शा होना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो अलग अलग स्तर थे। उसने पूछा, "क्या नक्शों के भी अलग अलग स्तर होते हैं?" कर्मचारी ने सिर हिलाया, "बिल्कुल। फॉलन इमॉर्टल सीक्रेट बहुत विशाल है। जितना अंदर जाओगे उतना खतरा बढ़ता जाएगा। बाहरी क्षेत्र का नक्शा बनाना आसान है, इसलिए वह सस्ता होता है। अंदर के क्षेत्र के नक्शे ज़्यादा महंगे होते हैं। हमारी गिल्ड में 9 स्तर के नक्शे हैं। लेवल 1 नक्शा 10,000 लो ग्रेड इमॉर्टल क्रिस्टल्स का है। लेवल 2 नक्शा 20,000 का है। लेवल 3 नक्शा 40,000 का है। कीमत सुनते ही आरव का चेहरा जम गया। हाल ही में उसने कुछ इमॉर्टल क्रिस्टल्स जरूर हासिल किए थे, लेकिन उसके पास मुश्किल से 10,000 ही थे। इसका मतलब वह सिर्फ लेवल 1 मैप ही खरीद सकता था। लेकिन ये तो केवल बाहरी क्षेत्र का नक्शा था जहां रिजुविनेशन ग्रास मिलने की संभावना बहुत कम थी। अगर उसे अंदर जाना था तो उसे ऊंचे स्तर का नक्शा चाहिए था, लेकिन समस्या ये थी कि उसके पास पर्याप्त इमॉर्टल क्रिस्टल्स नहीं थे। आरव के चेहरे का भाव देखकर वेटर तुरंत समझ गया कि कुछ गड़बड़ है। उसके चेहरे की मुस्कान काफी कम हो गई। उसने पूछा, "यंग मास्टर, आपको कौन सा लेवल का मैप चाहिए?" आरव थोड़ा झिझका। वह सोच रहा था कि क्या उसे अपने सारे लो ग्रेड इमॉर्टल क्रिस्टल्स खर्च करके सबसे सस्ता मैप खरीद लेना चाहिए। तभी अचानक हवा में एक गहरी और बूढ़ी आवाज गूंजी, "मेरे पास फॉलन इमॉर्टल सीक्रेट के मैप मुफ्त में हैं। जिसे चाहिए वह अभी आकर ले सकता है।" ये सुनते ही पूरे इलाके में हलचल मच गई।
यहाँ आने वाले सभी इमॉर्टल्स का केवल एक ही उद्देश्य था, फॉलन इमॉर्टल सीक्रेट में प्रवेश करना। उनमें से अक्सर के पास कोई मैप नहीं था, इसलिए वे यहाँ आकर खरीदते थे, लेकिन यहाँ के मैप्स बहुत महंगे थे, चाहे वो शानयू चेंबर ऑफ कॉमर्स हो या कोई छोटा व्यापारी। इतनी ऊंची कीमतों के कारण बहुत से लोग संकोच करते थे। अब अचानक जब उन्होंने सुना कि कोई मैप मुफ्त में बांट रहा है तो स्वाभाविक था कि हर कोई चौंक गया। भीड़ में तरह तरह की आवाजें उठने लगी। क्या सच में कोई मुफ्त में मैप दे रहा है? ये कैसे संभव है? चल कर देखते हैं। वैसे भी कहा तो गया है कि मुफ्त है, पैसा तो देना नहीं पड़ेगा। कुछ ही क्षणों में प्रवेश क्षेत्र के पास मौजूद लगभग सभी इमॉर्टल्स आवाज की दिशा में दौड़ पड़े। आरव भी उनके साथ बाहर आ गया। उसने अभी अभी बड़ी मुश्किल से 10,000 से थोड़ा ज्यादा इमॉर्टल क्रिस्टल्स जुटाए थे और वह उन्हें खर्च करने में बिल्कुल उत्सुक नहीं था। अगर सच में मुफ्त मैप मिल रहा हो तो उससे बेहतर क्या हो सकता था। जब वह बाहर पहुंचा तो उसने देखा कि एक सफेद बालों वाला बूढ़ा आदमी हवा में तैर रहा था। उसके शरीर पर पाबंद लगा हुआ पुराना वस्त्र था और स्पष्ट था कि वही अभी बोल रहा था। भीड़ उसके सामने जमा हो गई, लेकिन हर कोई संदेह में था। कोई भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर रहा था। बूढ़े आदमी ने हाथ घुमाया और उसके सामने सैकड़ों जेड स्लिप्स हवा में तैरने लगे। उसने कहा, ये सभी फॉलन इमॉर्टल सीक्रेट के मैप्स हैं जो मैंने तैयार किए हैं। इनका लेवल बहुत ऊंचा नहीं है, लेकिन ये लेवल 5 तक का है। जब तक तुम इमॉर्टल किंग रेल्म तक नहीं पहुंचे हो, यह मैप तुम्हारे लिए पर्याप्त है। जिसे चाहिए वह आकर मुफ्त में ले सकता है। उसकी बात सुनकर भीड़ और भी चकित रह गई। एक लेवल 5 मैप सामान्यतः किसी मर्चेंट गिल्ड में कम से कम कई लाख लो ग्रेड इमॉर्टल क्रिस्टल्स का होता था, और यहाँ कोई उसे मुफ्त में बांट रहा था। यह मानो आसमान से सोना बरसने जैसा था। इमॉर्टल वर्ल्ड में शक्ति ही सब कुछ होती है, इसलिए लोग इतनी बड़ी कृपा पर तुरंत विश्वास नहीं कर पा रहे थे। इसी बीच अचानक कई मर्चेंट गिल्ड्स और इमॉर्टल पवेलियंस से दर्जनों लोग बाहर निकल आए। ये लोग उन व्यापारियों के हायर्ड गार्ड्स और थग्स थे। उन्होंने देखा कि कोई बूढ़ा आदमी उनके व्यापार को नुकसान पहुंचा रहा है, इसलिए वे तुरंत हमला करने आ गए। उनमें से एक मध्यम आयु का आदमी आगे बढ़ा। उसके शरीर से बेहद शक्तिशाली ऑरा निकल रही थी और वह स्पष्ट रूप से प्रोफाउंड इमॉर्टल रेल्म के पीक पर था। उसने गुस्से में कहा, बूढ़े आदमी, क्या तुम मौत को बुला रहे हो? इतना कहकर उसने सीधे हवा में उछलकर उस बूढ़े को एक जोरदार थप्पड़ मारने की कोशिश की। उसका इरादा था कि वह एक ही वार में बूढ़े को मार डाले ताकि बाकी लोगों को डराया जा सके। उसके पीछे दो और ताकतवर आदमी कूद पड़े। वे अलग अलग मर्चेंट गिल्ड्स से थे, लेकिन उनका उद्देश्य एक ही था। तीनों प्रोफाउंड इमॉर्टल रेल्म के थे और उनकी शक्ति का दबाव इतना भारी था कि आसपास खड़े कई लोग पीछे हट गए। भीड़ में कई लोग सिर हिलाने लगे। अब ये बूढ़ा खत्म हो गया। यहाँ के व्यापारी बहुत ताकतवर हैं, उनसे टकराना मौत को बुलाने जैसा है। लेकिन हवा में तैरता वो बूढ़ा बिल्कुल भी घबराया नहीं। उसकी आंखों में तिरस्कार की झलक थी। उसने ठंडे स्वर में कहा, तुम लोग चींटी से ज्यादा कुछ नहीं हो, हट जाओ। ये कहते ही उसने अपनी चौड़ी आस्तीन हिलाई। अगले ही क्षण एक भयानक शक्ति लहर की तरह निकली। तीनों हमलावर तुरंत पीछे उड़ गए और हवा में ही विस्फोट हो गए। धड़ाम! उनके शरीर खून की धुंध में बदल गए और उनकी प्राइमोर्डियल स्पिरिट तक नहीं बची। ये दृश्य देखकर वहां मौजूद सभी लोग स्तब्ध रह गए। भीड़ में किसी ने कांपती आवाज में कहा, ये तो सेलेस्टियल इमॉर्टल है। इमॉर्टल वर्ल्ड में इमॉर्टल्स को 3 बड़े स्तरों में बांटा जाता था। पहला था अर्थ इमॉर्टल लेवल, जिसमें वॉइड इमॉर्टल, ट्रू इमॉर्टल, गोल्डन इमॉर्टल और प्रोफाउंड इमॉर्टल आते हैं। दूसरा था सेलेस्टियल इमॉर्टल लेवल, जिसमें ग्रीन, रेड, फायर और मार्कस आते हैं। तीसरा था पोजिशन इमॉर्टल लेवल, जिसमें इमॉर्टल किंग, इमॉर्टल लॉर्ड, इमॉर्टल वेनरेबल और इमॉर्टल एम्परर शामिल होते हैं। अभी जो 3 लोग मारे गए थे वे प्रोफाउंड इमॉर्टल रेल्म के पीक पर थे, लेकिन ये बूढ़ा उन्हें एक ही वार में खत्म कर चुका था। इसका मतलब साफ था कि वह कम से कम सेलेस्टियल इमॉर्टल लेवल यानी डाई इमॉर्टल या उससे भी ऊपर का विशेषज्ञ था। बाकी मर्चेंट गिल्ड्स के गार्ड्स ये देखकर तुरंत डर गए। उनकी कल्टिवेशन तो उससे भी कम थी। वे तुरंत मुड़कर भाग गए। सफ़ेद बालों वाला बूढ़ा उन्हें भागते देखकर हल्के से हंसा और फिर भीड़ की ओर देखने लगा। उसने कहा, तो अब कौन कौन मेरे मैप में इंटरेस्ट रखता है?
अब जब सबने उसकी शक्ति देख ली थी और कोई व्यापारी उसे रोक नहीं पा रहा था तो लोगों का संदेह थोड़ा कम हुआ। फिर भी कोई जल्दी से आगे नहीं बढ़ा। भीड़ में से एक दुबला पतला इमॉर्टल आगे आया और सम्मान से झुककर बोला, सीनियर, अगर यह मैप मर्चेंट गिल्ड में बिके तो इसकी कीमत कम से कम कई लाख इमॉर्टल क्रिस्टल्स होगी। आप इसे हमें मुफ्त में क्यों दे रहे हैं? यह वही सवाल था जो हर किसी के मन में था। हर कोई मैप चाहता था, लेकिन उन्हें डर था कि कहीं इसके पीछे कोई जाल ना हो। सफ़ेद बालों वाले बूढ़े ने अपनी दाढ़ी सहलाई और कहा, अच्छा सवाल है। मैं तुमसे एक भी इमॉर्टल क्रिस्टल नहीं लूँगा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं ये मैप बिल्कुल मुफ्त दे रहा हूँ। फिर उसने कहा, तुम्हें मैप लेने के लिए पैसा नहीं देना होगा, लेकिन फॉलन इमॉर्टल सीक्रेट में प्रवेश करने के बाद तुम्हें कम से कम 5 प्रकार की स्पिरिचुअल हर्ब्स ढूंढकर मेरे लिए लानी होंगी। मैंने उन हर्ब्स के नाम जेड स्लिप में लिख दिए हैं। जो भी तुम्हें मिले उसे 10 दिनों के अंदर यहाँ लाकर मुझे दे देना। यही मैप की कीमत होगी। ये सुनकर कई लोगों ने राहत की सांस ली। अब उन्हें समझ आ गया कि यहाँ सच में कोई चाल है। भीड़ में से एक मोटा आदमी आगे आया और बोला, सीनियर, अगर हम उन 5 हर्ब्स को ढूंढ नहीं पाए तो? बूढ़े आदमी ने शांत स्वर में कहा, बहुत सरल है, या तो तुम मुझे 3 लाख लो ग्रेड इमॉर्टल क्रिस्टल्स दोगे या फिर मर जाओगे। फिर उसने कहा, जब तुम मेरा मैप लोगे तो तुम्हारे शरीर पर मेरा विशेष मार्क लग जाएगा। उसे मिटाने की कोशिश भी मत करना और भागने के बारे में सोचो भी मत। मेरी पकड़ से कोई नहीं बच सकता। उसकी आवाज़ शांत थी, लेकिन उसमें भयानक किलिंग इंटेंट छिपा हुआ था। फिर भी भीड़ को यह असामान्य नहीं लगा। अगर कोई प्रतिबंध न हो तो कोई भी स्पिरिचुअल हर्ब्स लेकर वापस नहीं आएगा। इसी समय एक ठिगना आदमी आगे आया और बोला, सीनियर, मेरा एक आखिरी सवाल है। आपकी कल्टिवेशन इतनी ऊंची है, फॉलन इमॉर्टल सीक्रेट में जाना आपके लिए कठिन नहीं होगा। फिर आप खुद जाकर हर्ब्स क्यों नहीं ढूंढ लेते? हमें क्यों भेज रहे हैं? ये सवाल वास्तव में सभी के मन में था। अगर वह खुद जाए तो हर्ब्स बहुत जल्दी मिल सकती थीं। फिर इतने लोगों की जरूरत क्यों थी? भीड़ की सारी निगाहें अब उस सफ़ेद बालों वाले बूढ़े पर टिक गईं। सफ़ेद बालों वाले बूढ़े ने शांत स्वर में कहा, एक विशेष कारण से मुझे तुरंत एक प्रकार की एलिक्सिर बनानी है और उसके लिए कुल 32 प्रकार की मेडिसिनल हर्ब्स की आवश्यकता है। अगर मैं खुद जाकर इन्हें इकट्ठा करूं तो कम से कम 3 महीने लग जाएंगे, लेकिन मेरे पास इतना समय नहीं है। इसी वजह से मुझे ये तरीका अपनाना पड़ा। इतने सारे लोग अगर मेरी मदद करेंगे तो मुझे विश्वास है कि 10 दिनों के भीतर सभी आवश्यक औषधियां मिल जाएंगी और मैं एलिक्सिर बना सकूंगा। उसकी बात सुनकर कई लोग सिर हिलाने लगे। अगर किसी को जल्दी पिल्स बनानी हो तो यह वास्तव में सबसे तेज तरीका था। अब तक जो संदेह उनके मन में था वह काफ़ी हद तक दूर हो गया। कई लोगों को लगा कि यह कोई जाल नहीं है, बल्कि शायद उनकी किस्मत अच्छी है। जहां तक 5 हर्ब्स ढूंढने की बात थी, ज़्यादातर लोग इसके बारे में ज़्यादा सोच भी नहीं रहे थे। फॉलन इमॉर्टल सीक्रेट में बहुत सी स्पिरिचुअल हर्ब्स होती हैं, इसलिए उन्हें लगा कि 5 ढूंढना मुश्किल नहीं होगा। और अगर अंत में न भी मिले तो अधिकतम 3 लाख लो ग्रेड इमॉर्टल क्रिस्टल्स देने होंगे, जो कि वैसे भी एक महंगे मैप की कीमत के बराबर ही है। किसी भी तरह से देखा जाए तो ये घाटे का सौदा नहीं था। इसलिए तुरंत कुछ लोग आगे बढ़ गए, सीनियर, मुझे एक मैप चाहिए। मुझे भी चाहिए। भीड़ अचानक आगे बढ़ने लगी। आरव ने भी थोड़ा सोचा और फिर भीड़ में शामिल हो गया। उसे हल्का सा अजीब जरूर लग रहा था, लेकिन अभी वह समझ नहीं पा रहा था कि समस्या क्या है। फिलहाल सबसे जरूरी चीज़ मैप लेना और रिजुविनेशन ग्रास ढूंढना था। कुछ ही समय में सफ़ेद बालों वाले बूढ़े ने लगभग 1000 मैप्स बांट दिए। उसके बाद उसने हाथ हिलाकर संकेत दिया कि अब कोई मैप नहीं बचा है। जो लोग पहले हिचकिचा रहे थे वे अब पछता रहे थे। उन्हें लग रहा था कि उन्होंने एक बड़ा अवसर खो दिया। जिन्हें मैप मिल गया था वे अत्यंत खुश थे, जैसे उन्हें कोई बड़ा खजाना मिल गया हो। बूढ़े आदमी ने कहा, ठीक है, अब तुम लोग जल्दी जाओ। 10 दिनों की समय सीमा मत भूलना, तब तक यहीं वापस आना। अगर किसी ने हर्ब्स छिपाने की कोशिश की या भागने की कोशिश की तो इस बूढ़े आदमी के शिकार बनने के लिए तैयार रहना। सब लोगों ने सिर हिलाया और मैप लेकर फॉलन इमॉर्टल सीक्रेट की ओर उड़ गए। आरव भी भीड़ में घुल मिल गया और किसी का ध्यान उसकी ओर नहीं गया। यहाँ आने वाले अक्सर लोग वॉइड इमॉर्टल रेल्म से ऊपर के थे, इसलिए सब तेजी से दलदल की ओर बढ़ रहे थे। जब आरव अंदर पहुंचा तो उसने आसपास देखा।
पास में हर जगह कीचड़ ही कीचड़ था, लेकिन दूर कहीं कहीं माउंटेन, छोटे द्वीप, नदियां और ऊंची वनस्पति दिखाई दे रही थी जो दिशा पहचानने में मदद कर सकती थी। अगर उसने फॉलन इमॉर्टल सीक्रेट का नाम पहले न सुना होता तो वह इसे एक साधारण दलदल समझ बैठता, लेकिन वास्तविकता इससे कहीं अधिक खतरनाक थी। जैसे ही वो अंदर पहुंचा, उसे अपने शरीर पर एक भारी दबाव महसूस हुआ। आरव ने ध्यान से महसूस किया और पाया कि दलदल के जितना पास वह रहता है उतना दबाव कम होता है, लेकिन जैसे ही वो ऊपर उड़ने की कोशिश करता है दबाव कई गुना बढ़ जाता है। इसका मतलब साफ था कि यहाँ यात्रा करने का सबसे अच्छा तरीका दलदल की सतह के पास रहना था। अगर कोई ज्यादा ऊंचाई पर उड़ता तो उसकी इमॉर्टल एनर्जी तेजी से खत्म होती और साथ ही दलदल में छिपे खजाने और हर्ब्स को ढूंढना भी मुश्किल हो जाता। इसी दौरान अचानक एक इमॉर्टल तेजी से उसके पास से आगे निकल गया। करीब 1 किलोमीटर आगे अचानक दलदल के नीचे से एक विशाल बुलबुला उठा और चुपचाप फट गया। उससे हल्का हरा धुआं निकला। वो इमॉर्टल सीधे उस धुएं से टकरा गया। जैसे ही हरे धुएं की हल्की सी लेयर उसके शरीर को छुई, उसने दर्द से चीख मार दी और हवा से गिर पड़ा। कुछ ही क्षणों में उसका शरीर दलदल में धंस गया और गायब हो गया। ऐसा लगा जैसे वह कभी अस्तित्व में था ही नहीं। दूसरी ओर लगभग 100 मीटर दूर दलदल से अचानक एक विशाल टेंटिकल बाहर निकला और एक वॉइड इमॉर्टल को जकड़ लिया। उसके साथी प्रतिक्रिया भी नहीं कर पाए थे कि वह सीधे दलदल में खींच लिया गया और गायब हो गया। ये सब देखकर आसपास के लोग स्तब्ध रह गए। अभी अंदर प्रवेश करते ही 2 लोग मर चुके थे। लोग पहले से जानते थे कि फॉलन इमॉर्टल सीक्रेट खतरनाक है, लेकिन अपनी आंखों से देखना अलग ही बात थी। अब सब लोग बेहद सावधानी से आगे बढ़ने लगे, लेकिन आरव ने जल्दीबाजी नहीं की। वह जानता था कि पहले मैप को समझना जरूरी है। सही तैयारी से ही काम आसान होगा। उसने एक सुरक्षित कोना चुना, जेड स्लिप निकाला और डिवाइन सेंस से उसे पढ़ना शुरू किया। नक्शा वास्तव में बहुत स्पष्ट था। इसमें न केवल प्रमुख स्थानों को चिन्हित किया गया था, बल्कि रास्ते भी विस्तार से दिखाए गए थे। इसके अलावा दर्जनों विशेष क्षेत्रों को चिन्हित किया गया था जहां स्पिरिचुअल हर्ब्स और ट्रेजर्स मिलने की संभावना अधिक थी। आरव ने सोचा कि अगर यह मैप किसी मर्चेंट गिल्ड में बिके तो इसकी कीमत सच में लाखों इमॉर्टल क्रिस्टल्स हो सकती है। इसी कारण उसके मन में संदेह पैदा हुआ। आखिर वो बूढ़ा आदमी इतने कीमती मैप्स मुफ्त में क्यों बांट रहा था? धरती से आया हुआ होने के कारण आरव एक बात अच्छी तरह जानता था, वर्ल्ड में कुछ भी वास्तव में मुफ्त नहीं होता। कभी कभी जो चीज़ सबसे सस्ती लगती है उसकी कीमत सबसे महंगी होती है। लेकिन फिलहाल उसके पास जांच करने का समय नहीं था। हालांकि एक चीज़ बहुत जरूरी थी। वह थी वो सोल इम्प्रिंट जिसके बारे में बूढ़े आदमी ने कहा था। वादा निभाना अलग बात थी, लेकिन किसी और को अपनी स्थिति हमेशा पता चलने देना बहुत खतरनाक था। आरव ने आंखें बंद की और डिवाइन सेंस से अपने शरीर को सिर से पैर तक कई बार जांचा, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला। उसने धीरे से कहा, यह क्या हो रहा है? क्या उसने सच में कोई मार्क नहीं छोड़ा? लेकिन तुरंत ही उसने सिर हिला दिया। वह बूढ़ा आदमी बिल्कुल भी साधारण नहीं था। वह इतनी आसानी से किसी को फ्री मैप देकर भागने नहीं देता। असल कारण यह था कि दोनों की कल्टिवेशन में बहुत अंतर था। उसकी स्पिरिचुअल पावर इतनी मजबूत नहीं थी कि वह उस सोल मार्क को खोज सके। उसने सोचा कि अगर वह नेदरवर्ल्ड कॉफायर से अपने शरीर को रिफाइन करे तो शायद मार्क जलकर खत्म हो जाए। लेकिन ऐसा करने में बहुत समय लगेगा और शायद बूढ़ा आदमी तुरंत समझ जाएगा कि मार्क हट गया है। उसकी कल्टिवेशन बहुत ऊंची थी, इसलिए उसे उकसाना सही नहीं था। सबसे अच्छा तरीका यह था कि पहले मार्क की जगह पता लगाई जाए और ज़रूरत पड़ने पर उसे तुरंत हटा दिया जाए। लेकिन उसने 3 बार जांचने के बाद भी मार्क नहीं ढूंढ पाया। आरव ने भौहें सिकोड़ ली। तभी उसे अचानक एक विचार आया। अगर वो खुद नहीं ढूंढ पा रहा तो शायद वो छोटा साथी ढूंढ सके। सावधानी के लिए उसने अपने आसपास कई बैरियर्स लगा दिए ताकि कोई उसे देख न सके। फिर उसने अपने मन में आदेश दिया। तुरंत ही वो छोटा जीव प्रकट हो गया। वो अभी गहरी नींद में था और अचानक जगाए जाने पर उसने नाराज होकर अपनी आंखें मल लीं। आरव और उसके बीच मास्टर सर्वेंट कॉन्ट्रैक्ट था, इसलिए वो तुरंत उसकी बात समझ गया। छोटे जीव ने आरव की ओर देखा, फिर अपनी छोटी पंजे से उसके बाएं कंधे पर हल्का सा थपथपाया और चेहरे पर तिरस्कार जैसा भाव दिखाया। आरव चौंक गया। उसने तुरंत डिवाइन सेंस से अपने बाएं कंधे की जांच की।
कई बार ध्यान से देखने के बाद उसे वहां हल्की सी एनर्जी फ्लक्चुएशन महसूस हुई। तभी उसे समझ आया कि सोल इम्प्रिंट वही है। आरव मन ही मन उस बूढ़े आदमी की शक्ति पर हैरान रह गया। साथ ही वह छोटे जीव की क्षमता से भी चकित था। अगर वह खुद न बताता तो वह कभी उस मार्ग को खोज नहीं पाता। उसने सोचा कि यह छोटा जीव साधारण नहीं हो सकता, आखिर उसे सेलेस्टियल किंग ने चुना था। हालांकि उसने मार्ग को हटाया नहीं, उसने बस उसकी स्थिति याद रख ली ताकि जरूरत पड़ने पर उसे तुरंत मिटा सके। इसके बाद उसने छोटे जीव को वापस भेज दिया। फिर वह मैप में चिन्हित रास्ते का फॉलो करते हुए फॉलन इमॉर्टल सीक्रेट के अंदर और गहराई में बढ़ गया। इस समय जो अक्सर इमॉर्टल्स पहले अंदर दौड़कर गए थे वे फॉलन इमॉर्टल सीक्रेट की गहराइयों में पहुंच चुके थे, जबकि कुछ इक्का दुक्का लोग अभी भी सावधानी से आगे बढ़ रहे थे। आरव ने अभी मुश्किल से 2-3 मील ही चले थे कि अचानक उसके भीतर एक गहरा खतरे का एहसास उठा। वह वेपर एनर्जी का अभ्यास करता था, इसलिए उसकी डिवाइन सेंस के अलावा उसकी स्पिरिचुअल परसेप्शन भी दूसरों से कहीं अधिक तीक्ष्ण थी। इसी कारण उसकी खतरे को महसूस करने की क्षमता बेहद शक्तिशाली थी। जैसे ही उसे लगा कि कुछ गलत है, उसने तुरंत टेलीपोर्टेशन तकनीक का उपयोग किया और अपनी जगह से गायब हो गया। इमॉर्टल रेल्म का स्पेस बहुत स्थिर होता है और यहाँ के नियमों में अत्यंत शक्तिशाली दमनकारी बल होता है, इसलिए उसकी टेलीपोर्टेशन क्षमता उसे केवल लगभग 10 मीटर दूर ही ले जा सकी, लेकिन इतना भी काफ़ी था कि वह एक बड़े खतरे से बच गया। उसी क्षण एक विशाल टेंटिकल उस स्थान पर झपट कर गुजरा जहां वह अभी खड़ा था। ये टेंटिकल किसी एडल्ट इंसान की कमर जितना मोटा और कई दर्जन फीट लंबा था। उसके ऊपर कीचड़ चिपका हुआ था और उससे हल्की सड़ी मछली जैसी बदबू आ रही थी। हालांकि यह चीज़ बहुत मोटी और लंबी थी, लेकिन उसकी गति बेहद फुर्तीली थी, बिल्कुल किसी इंसान के हाथ की तरह। हमला चूकते ही वह तुरंत पीछे हटने लगी। आरव ने ठंडे स्वर में कहा, भागना चाहते हो? इतना आसान नहीं है। उसने हाथ घुमाया और युग की लो ग्रेड इमॉर्टल स्वॉर्ड उसकी हथेली में आ गई। अगले ही पल एक तीखी तलवार की रोशनी चमकी। पुफ! जहां से तलवार की रोशनी गुजरी वहां वह विशाल टेंटिकल 2 टुकड़ों में कट गई और उससे गहरे हरे रंग का खून बहने लगा। उस जीव के पास केवल एक टेंटिकल नहीं था, लेकिन उसने तुरंत समझ लिया कि सामने वाला ओपोनेंट शक्तिशाली है, इसलिए वह तुरंत दलदल के भीतर डूब गया और सब कुछ फिर से शांत हो गया। आरव ने उसका पीछा नहीं किया। उसका उद्देश्य यहाँ लड़ाई करना नहीं बल्कि इमॉर्टल हर्ब्स ढूंढना था, इसलिए वह अनावश्यक परेशानी से बचना चाहता था। अभी हुए हमले के बाद वह और भी अधिक सतर्क हो गया। करीब 10 मील चलने के बाद उसके मन में फिर से खतरे की चेतावनी उठी। उसने बिना एक पल गंवाए तुरंत टेलीपोर्ट किया। जहां वह खड़ा था वहां कीचड़ अचानक उबलने लगी और एक विशाल भंवर बन गया। भंवर इतनी तेजी से घूम रहा था कि उसके चारों ओर जबरदस्त सक्शन फोर्स पैदा हो गई। हवा तक उस दलदल की ओर खींचने लगी और बड़े बड़े बुलबुले बनने लगे। सौभाग्य से आरव पहले ही भंवर के केंद्र से दूर हट चुका था। उसने इमॉर्टल एनर्जी प्रवाहित करके किसी तरह उस सक्शन फोर्स का सामना किया और जल्दी से एक तरफ हट गया। लेकिन उसके पीछे चल रहा एक इमॉर्टल इतना भाग्यशाली नहीं था। वह सीधे उस भंवर की पकड़ में आ गया। उसने पूरी ताकत से संघर्ष किया, लेकिन वह बाहर नहीं निकल सका और अंत में दलदल में समा गया। आरव ने गहरी सांस ली। ये जगह सचमुच बेहद भयावह थी, तभी इसे फॉलन इमॉर्टल सीक्रेट कहा जाता है। उसने मन ही मन सोचा कि सौभाग्य से उसकी इंट्यूशन बहुत तेज है, वरना अभी तक वह भी मर चुका होता। वह आगे बढ़ता रहा। रास्ते में उसे 7-8 छोटे बड़े खतरे और मिले, लेकिन अपनी ताकत और सतर्कता के कारण वह हर बार सुरक्षित बच निकला। जैसा कि कहा जाता है, जहां खतरा होता है वहीं अवसर भी होता है। करीब 100 मील चलने के बाद अचानक हवा में एक गहरी सुगंध फैल गई। एक हीलर होने के कारण आरव तुरंत समझ गया कि यह किसी इमॉर्टल स्पिरिट ग्रास के पकने की खुशबू है। वो तुरंत उसी दिशा में बढ़ गया जहां से सुगंध आ रही थी। हालांकि वह उत्साहित था, लेकिन फिर भी बेहद सावधानी से आगे बढ़ रहा था। करीब 10 मील और चलने के बाद उसके सामने एक छोटा सा टीला दिखाई दिया। उस टीले पर लगभग 1 फुट ऊंचे 3 पौधे उग रहे थे। वे चमकीले हरे रंग के थे और ऐसे दिख रहे थे जैसे जैड से तराशे गए हों। हर पौधे के शीर्ष पर एक छोटा सा सफ़ेद जैड जैसा फूल था और वही फूल उस सुगंध का सोर्स था। आरव की आंखें चमक उठीं। ये बिटर जेड इमॉर्टल अर्ब है।
ये बहुत उच्च स्तर की औषधि नहीं थी, केवल सेकंड टियर इमॉर्टल अर्ब थी, लेकिन रिटर्न टू ट्रूथ पिल बनाने के लिए यह एक आवश्यक इंग्रेडिएंट थी। रिटर्न टू ट्रूथ पिल का प्रभाव एम्प्टीनेस पिल जैसा ही होता है। ये ट्रू इमॉर्टल रेल्म के इमॉर्टल्स के लिए उपयोगी होती है और उनकी कल्टिवेशन को तेजी से बढ़ा सकती है। आरव अभी वॉइड इमॉर्टल रेल्म के पीक पर था और जल्द ही ट्रिब्यूलेशन के बाद ट्रू इमॉर्टल रेल्म में प्रवेश करने वाला था, इसलिए यह अर्ब उसके लिए बहुत मूल्यवान थी। हालांकि उसे बिटर जेड इमॉर्टल अर्ब चाहिए थी, लेकिन उसने तुरंत उसे लेने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उसी समय उसके मन में फिर से एक बेचैनी उठी। रास्ते में उसकी तीव्र इंट्यूशन ने कई बार उसकी जान बचाई थी, इसलिए इस बार भी उसने जल्दबाजी नहीं की और पहले आसपास के खतरे का पता लगाने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही वह जांच करने वाला था, अचानक दूर से एक व्यक्ति तेजी से उसकी ओर आया। वो एक गंजा इमॉर्टल था। उसने काला रोब पहना हुआ था, चेहरा बेहद क्रूर था और उसकी ऑरा शक्तिशाली थी। स्पष्ट था कि वह अर्ली स्टेज ट्रू इमॉर्टल था। वो पास आया और आरव को देखकर उसकी आंखों में तिरस्कार भर गया। हालांकि वॉइड इमॉर्टल पीक और ट्रू इमॉर्टल अर्ली स्टेज में केवल एक रेल्म का अंतर था, लेकिन शक्ति में अंतर आकाश पाताल जैसा था, इसलिए उसने आरव को बिल्कुल गंभीरता से नहीं लिया। उसने घमंड से कहा, लड़के रास्ते से हट जाओ, ये तीनों स्पिरिचुअल हर्ब्स मेरी हैं। आरव मुस्कुराया और बोला, इमॉर्टल क्रोध मत कीजिए, अगर आपको पसंद है तो ये तीनों हर्ब्स आपकी हैं। गंजा आदमी संतुष्ट होकर बोला, अच्छा है, समझदार हो। उसने बिल्कुल परवाह नहीं की। इमॉर्टल रेल्म में ताकत ही सब कुछ होती है, कमजोर व्यक्ति के पास कुछ भी रखने का अधिकार नहीं होता। वह आगे बढ़कर हर्ब्स लेने ही वाला था कि तभी दो और लोग अलग अलग दिशाओं से वहां पहुंचे। पूर्व दिशा से एक मध्यम आयु का विद्वान जैसा व्यक्ति आया। उसके हाथ में फोल्डिंग फैन था और उसका स्वभाव शांत दिखाई देता था। वह भी अर्ली स्टेज ट्रू इमॉर्टल था। पश्चिम दिशा से एक अत्यंत सुंदर और आकर्षक महिला आई। उसकी काया बेहद सुडौल थी और उसने बहुत खुला वस्त्र पहन रखा था, जिससे उसकी गोरी त्वचा स्पष्ट दिखाई दे रही थी। उसकी हर हरकत और हर मुस्कान मानो लोगों की आत्मा तक को खींच लेती थी। हालांकि वह नाजुक दिख रही थी, लेकिन उसकी कल्टिवेशन भी अर्ली स्टेज ट्रू इमॉर्टल ही थी। दोनों लगभग एक साथ टीले के पास पहुंचे। उन्होंने पहले 3 बिटर जेड इमॉर्टल हर्ब्स की ओर देखा और फिर गंजे आदमी की ओर। महिला खिलखिलाकर हंसी और बोली, ब्रदर बॉल्डी, लगता है हमारी किस्मत सच में अच्छी है। क्यों ना हम तीनों इन 3 हर्ब्स को बराबर बांट लें? मध्य आयु का विद्वान भी बोला, बिल्कुल सही। इमॉर्टल हर्ब्स तो स्वर्ग और धरती की संपत्ति हैं। जैसा कहा जाता है, जो देखे उसका भी हिस्सा होता है। एक आदमी सब कुछ नहीं ले सकता। दोनों ने केवल गंजे आदमी से बात की। आरव की ओर उन्होंने एक बार भी नहीं देखा। उनकी नज़र में एक वॉइड इमॉर्टल को इन हर्ब्स में हिस्सेदारी का कोई अधिकार ही नहीं था, चाहे वह पहले आया हो या बाद में। गंजे आदमी ने भौहें सिकोड़ ली और मन ही मन अफसोस किया कि वह थोड़ा धीमा पड़ गया था, लेकिन वह कुछ कर भी नहीं सकता था। बाकी दोनों भी उसी स्तर के ट्रू इमॉर्टल थे और अगर वे मिलकर लड़ते तो वह अकेला उनका मुकाबला नहीं कर पाता। इस स्थिति में एक अर्ब के लिए जान जोखिम में डालना बेकार था। उसने अंत में कहा, ठीक है, तीनों बराबर बांट लेते हैं, हर किसी को एक एक पौधा। ये कहते ही वह तेजी से टीले की ओर बढ़ा। बाकी दोनों भी उसके पीछे बढ़े। जैसे ही तीनों हर्ब्स तोड़ने के लिए आगे बढ़े, आरव की आंखें अचानक से कुड़ गईं। अगले ही क्षण टीले के सामने कीचड़ उबलने लगी और एक विशाल आकृति प्रकट हुई। वो एक विशाल मेढक था जो एक छोटे माउंटेन जितना बड़ा दिखाई दे रहा था। उसका पूरा शरीर कीचड़ से ढका हुआ था और उसकी 2 रक्तलाल आंखें भयानक चमक रही थीं। गुआ! उसने एक भयावह गर्जना की और अपना विशाल मुंह खोलकर सीधे उन तीनों इमॉर्टल्स की ओर झपट पड़ा। तीनों लोग अचानक चौंक गए। उनका पूरा ध्यान पहले उन 3 बिटर जेड इमॉर्टल हर्ब्स पर था, इसलिए उन्होंने आसपास किसी और चीज पर ध्यान ही नहीं दिया था। इस तरह अचानक एक भयानक बीस्ट का प्रकट होना पूरी तरह अप्रत्याशित था। मध्यायु का विद्वान और वह सुंदर स्त्री पीछे की ओर थे, इसलिए उनकी प्रतिक्रिया तेज थी। दोनों तुरंत बाएं और दाएं फैल गए। लेकिन गंजा इमॉर्टल सबसे आगे था। जब तक उसे खतरे का एहसास हुआ तब तक उस विशाल मेढक का काला खुला हुआ मुंह उसके ठीक सामने आ चुका था। हालांकि वह ट्रू इमॉर्टल था और युद्ध का अनुभव भी रखता था, इसलिए घबराने के बजाय उसने तुरंत प्रतिक्रिया दी।
उसने हाथ घुमाया और उसकी हथेली में 3 झांग लंबा एक भाला प्रकट हो गया। उसने पूरी ताकत से भाले को मेढक के ऊपरी जबड़े की ओर घूंप दिया और तुरंत पीछे हट गया। पुफ! भाला मेढक के ऊपरी जबड़े को भेदते हुए आर पार निकल गया और वहां एक बड़ा खून से भरा घाव बन गया। लेकिन ये बीस्ट बेहद क्रूर था। पीछे हटने के बजाय वह और तीव्र हो गया और एक भयानक गर्जना की। अगले ही पल उसके मुंह से एक लंबी रक्तलाल जीभ बिजली की तरह बाहर निकली, जैसे कोई अजगर अचानक बिल से निकल आया हो। गंजे इमॉर्टल की आंखों में भय की झलक उभर आई। अभी अभी उसने अपनी पूरी ताकत से वार किया था और सांस भी ठीक से नहीं ले पाया था कि वह जीभ उसके सामने पहुंच गई। अब बचने का कोई मौका नहीं था। वह विशाल जीभ उसे पूरी तरह लपेट चुकी थी। धत! गंजे इमॉर्टल ने तुरंत अपनी तलवार निकालकर उस जीभ को काटने की कोशिश की, लेकिन उस भयानक मेढक ने उसे कोई मौका ही नहीं दिया। उसके पेट से काले रंग का दुर्गंधयुक्त तरल बाहर निकला और सीधे उस पर गिर पड़ा। ये तरल स्पष्ट रूप से अत्यंत विषैला था। गंजा इमॉर्टल तुरंत चक्कर खाकर बेहोश हो गया। मेढक की जीभ लिपटी और अगले ही क्षण उसने उसे सीधे निगल लिया। इस प्रकार एक ट्रू इमॉर्टल स्तर का शक्तिशाली कल्टिवेटर वहीं समाप्त हो गया। दूसरी ओर खड़े मध्यायु के विद्वान और वह सुंदर स्त्री भी चुप नहीं रहे। वे दोनों जानते थे कि इस विशाल बीस्ट को मारे बिना बिटर जेड इमॉर्टल हर्ब्स प्राप्त करना असंभव है। जैसे ही मेढक गंजे आदमी पर ध्यान केंद्रित किए हुए था, दोनों ने एक साथ हमला किया। मध्यायु के विद्वान के हाथ में एक चमकती हुई इमॉर्टल स्वॉर्ड प्रकट हुई और उसने सीधे मेढक की बाईं आंख पर वार किया। उसका वार बेहद तेज और सटीक था। तलवार की रोशनी सीधे आंख में घुस गई और दुर्गंधयुक्त रक्त बाहर फूट पड़ा। गुआ! मेढक दर्द और क्रोध से तड़प उठा और जोरदार गर्जना की। लेकिन इससे पहले कि वह पलटवार कर पाता, उस सुंदर स्त्री की लंबी तलवार बिजली की तरह चमकी और उसके दाएं पैर पर वार कर गई। पुफ! एक ही वार में उसका दायां पैर कटकर अलग हो गया। हालांकि वह स्त्री देखने में नाजुक और आकर्षक थी, लेकिन उसकी ताकत असली ट्रू इमॉर्टल स्तर की थी और उसका हमला बेहद निर्दयी था। दोनों अनुभवी योद्धा थे और उनका समय बिल्कुल सही था। पहले ही वार में उन्होंने उस बीस्ट को गंभीर रूप से घायल कर दिया। गुआ! मेढक ने फिर से गर्जना की, लेकिन इस बार उसकी आवाज में दर्द और भय दोनों थे। एक आंख नष्ट हो चुकी थी, एक पैर कट चुका था और उसके जबड़े में बड़ा छेद था। उसकी शक्ति काफी घट चुकी थी। उसे समझ आ गया कि सामने वाले दो लोग आसान ओपोनेंट नहीं हैं। इसलिए उसने तुरंत मुड़कर दलदल में कूदकर भागने की कोशिश की, लेकिन उसका विशाल शरीर अब उसके लिए बोझ बन गया था और उसकी गति धीमी हो चुकी थी। मध्यायु के विद्वान ने मौका नहीं छोड़ा। उसने फिर से तलवार चलाई और इस बार ऊपर से वार करते हुए सीधे मेढक के सिर में तलवार घुसा दी। उसने कलाई घुमाई और एक पीले रंग का चमकता हुआ गोला घाव से बाहर निकल आया। यह उस इमॉर्टल बीस्ट का इनर कॉ था जो उसने वर्षों की साधना से बनाया था। दूर खड़े आरव ने ये सब देखा। वह वास्तव में भागा नहीं था, बल्कि थोड़ी दूरी से सब कुछ देख रहा था। जैसे ही वह विशाल मेढक प्रकट हुआ, उसे समझ आ गया कि पहले जो बेचैनी उसे महसूस हो रही थी उसका कारण यही था। ये बीस्ट काफी चतुर था। वह यहाँ छिपकर बैठा था और आने वाले इमॉर्टल्स पर अचानक हमला करता था। एंशंट मेडिकल सेक्ट की विरासत में इमॉर्टल डेमन बीस्ट्स के बारे में भी जानकारी थी। उनमें 12 स्तर होते हैं। ये मुख्यतः नॉर्दर्न डेमन रेल्म में रहते हैं, लेकिन कुछ अन्य स्थानों पर भी मिलते हैं। इस बीस्ट की शक्ति देखकर आरव ने अनुमान लगाया कि यह सेकंड टियर इमॉर्टल डेमन बीस्ट था, जिसकी ताकत ट्रू इमॉर्टल के बराबर थी और कुछ मामलों में उससे भी अधिक। लेकिन उसकी सबसे बड़ी गलती लालच थी। उसने एक साथ 3 ट्रू इमॉर्टल्स को निशाना बनाया और अंत में मारा गया। मध्यायु के विद्वान ने हाथ घुमाकर उस इनर कॉ को अपने हाथ में ले लिया। ये बिटर जेड इमॉर्टल अर्ब की तरह ही एक अत्यंत मूल्यवान वस्तु थी। पास खड़ी सुंदर स्त्री ने अपने हथियार को वापस रखा और ताली बजाते हुए मुस्कुराई। स्कॉलर भाई सच में अद्भुत हैं। मैं आपकी बहुत प्रशंसा करती हूँ। विद्वान के चेहरे पर गर्व की मुस्कान उभर आई। उसने कहा, ये तो कुछ भी नहीं, बस एक बीस्ट को मारना था। इसके बाद उसने इनर कॉ सुरक्षित रखा और तीनों बिटर जेड इमॉर्टल हर्ब्स की ओर देखा। अब यहाँ केवल हम 2 ही बचे हैं। इन 3 हर्ब्स को कैसे बांटें? सुंदर स्त्री ने मधुर आवाज में कहा, इसमें सोचने की क्या बात है।
अभी उस बीस्ट को आपने मारा है, सबसे बड़ा श्रेय आपको ही मिलना चाहिए। मुझे केवल एक अर्ब चाहिए। फिर उसने प्यारी अंदाज में कहा, बस मेरी एक छोटी सी विनती है, अगर आप चाहें तो मुझे अपने साथ फॉलन इमॉर्टल सीक्रेट में ट्रेजर्स ढूंढने के लिए साथ ले जाएं। आखिर मैं एक स्त्री हूँ, ये जगह बहुत खतरनाक है, अकेले मेरी जान भी जा सकती है। विद्वान जोर से हंस पड़ा। ठीक है, अब से तुम मेरे साथ रह सकती हो। उसकी निगाहें स्त्री के उभरे हुए सीने पर कई बार टिक गईं। इतना कहकर वह तुरंत टीले पर पहुंचा और 2 इमॉर्टल हर्ब्स पकड़ लीं। लेकिन जैसे ही उसने उन्हें हाथ में लिया, उसका चेहरा अचानक जम गया। उसकी आंखों में दर्द और क्रोध भर गया। उसी समय उसकी छाती से एक तेज धारदार ब्लेड बाहर निकल आया। वो उसी सुंदर स्त्री की लंबी तलवार थी। स्त्री जोर से हंसी। हा, जिस चीज पर मेरी नजर पड़ जाए उसे तुम लेना चाहते हो। पता नहीं तुम बेवकूफ हो या बस दिमाग से खाली हो। उसकी पहले की विनम्र और कोमल मुद्रा पूरी तरह गायब हो चुकी थी। विद्वान ने कठिनाई से सिर उठाया। तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया। स्त्री ने तिरस्कार से कहा, मूर्ख, मुझे समझ नहीं आता कि तुम इतने सालों से जिंदा कैसे हो। तुम सोचते हो कि 2 हर्ब्स अकेले ले लोगे, सपना देख रहे हो। अब ये तीनों हर्ब्स, इनर कोर और तुम्हारी स्टोरेज रिंग, सब मेरे हैं। इतना कहकर उसने तलवार घुमाई। अगले ही पल विद्वान का शरीर रक्त कुहासे में बदल गया और उसकी आत्मा भी नष्ट हो गई। स्त्री हंसी। हा, अब सब कुछ मेरा है। उसने विद्वान की रिंग उठाई और फिर तीनों हर्ब्स लेने के लिए आगे बढ़ी। तभी उसके पीछे से एक व्यंग्य भरी आवाज सुनाई दी। कहते हैं स्त्री का दिल सबसे विषैला होता है, लेकिन किसने कहा कि सब कुछ तुम्हारा है? अभी मैं भी तो यहाँ हूँ। स्त्री ने भौहें सिकोड़कर पीछे देखा। उसके पीछे आरव खड़ा था। उसने उसे पहले देखा था, लेकिन उसकी कल्टिवेशन केवल वॉइड इमॉर्टल थी, इसलिए उसने उसे बिल्कुल महत्व नहीं दिया। उसे लगा था कि लड़ाई के दौरान वह डरकर भाग गया होगा। लेकिन अब उसे देखकर वह हंसी। अरे सुंदर लड़के, तुम्हारे जैसे अच्छे दिखने वाले लोग इतने बेवकूफ़ कैसे हो सकते हैं? उसकी आवाज़ अभी भी प्यारी थी, लेकिन उसकी आंखों में हत्या की चमक थी। अगले ही क्षण उसने हाथ बढ़ाकर सीधे आरव की गर्दन पकड़ने की कोशिश की। सुंदर स्त्री के मन में ये बिल्कुल स्पष्ट था कि एक साधारण वॉइड इमॉर्टल उसके सामने कुछ भी नहीं है। चाहे वह वॉइड इमॉर्टल का पीक ही क्यों न हो, वह उसे उंगली के एक इशारे से कुचल सकती थी। लेकिन उसके अत्यंत आश्चर्य के लिए, जैसे ही उसने आरव को पकड़ने की कोशिश की, उसके सामने खड़ा वह व्यक्ति अचानक गायब हो गया। जब उसने फिर से मुड़कर देखा, तब तक आरव छोटे से टीले के ऊपर पहुंच चुका था और उसके हाथ में तीनों बिटर जेड इमॉर्टल हर्ब्स थीं। सुंदर स्त्री कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गई, फिर जोर से हंस पड़ी। उसकी हंसी से उसका शरीर कांपने लगा और उसका उभरा हुआ सीना ऊपर नीचे होने लगा। युवक, मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम मेरी कल्पना से भी ज्यादा सक्षम निकलोगे। आरव का प्रदर्शन वास्तव में उसकी अपेक्षा से कहीं अधिक था। उसे लगा था कि वह सिर्फ एक साधारण वॉइड इमॉर्टल है, लेकिन अब स्पष्ट था कि उसकी गति कम से कम उसके बराबर तो थी ही। इतनी देर तक उसने लड़ाई की जोखिम उठाया, सब कुछ केवल इन 3 बिटर जेड इमॉर्टल हर्ब्स के लिए। वे लगभग उसके हाथ में आ ही चुकी थीं, इसलिए वह उन्हें किसी और के हाथों में जाने नहीं दे सकती थी। इसलिए उसने अपनी प्यारी कला का सहारा लिया। उसने जानबूझकर अपना सीना उभार लिया, आंखों में आकर्षण भर लिया और पहले से भी अधिक लुभावनी बन गई। युवक, मैं तो बस एक कमजोर स्त्री हूँ। इन 3 इमॉर्टल हर्ब्स को पाने में मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी है। क्या तुम मुझे खाली हाथ जाने दोगे? ऐसा करो, एक मुझे दे दो और बाकी तुम रख लो। ये कहते हुए उसने बाएं हाथ से अपने सीने को थाम लिया और दाएं हाथ से अपना कॉलर थोड़ा नीचे खींच दिया। उसकी त्वचा लालिमालिए चमक रही थी और उसकी आंखों में अत्यंत आकर्षण था। ग्लुप, आरव की आंखें कुछ धुंधली हो गईं और उसने जोर से लार निगल ली, जैसे वह पूरी तरह मोहित हो गया हो। स्त्री ने ये देखकर और भी चमकदार मुस्कान दिखाई। युवक, तुम अभी बहुत छोटे हो। शायद तुमने अभी तक किसी असली स्त्री को नहीं देखा होगा। क्यों न तुम अपनी बड़ी बहन के साथ चलो, मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि असली स्त्री कैसी होती है। ये कहते हुए वह अपने आकर्षक शरीर को मटकाते हुए उसकी ओर बढ़ी। चलते चलते उसने बाएं हाथ से अपना कॉलर और खोल दिया, जिससे उसके सीने की झलक दिखाई देने लगी। ये दृश्य देखकर आरव की आंखें अचानक फैल गईं और उसका चेहरा बिल्कुल स्तब्ध हो गया।
उसी क्षण उस स्त्री ने अचानक अपने दाएं हाथ में एक बेहद तेज डैगर निकाल लिया और सीधे आरव के निचले पेट की ओर जोर से वार कर दिया। ये हमला बेहद तेज और घातक था। स्पष्ट था कि उसका उद्देश्य एक ही वार में हत्या करना था। लेकिन उसके चेहरे पर अब भी वही प्यारी मुस्कान थी, आंखें आड़ू के फूल जैसी और दिल सांप जैसा। ये कहावत मानो उसी के लिए बनी थी। उसकी योजना बिल्कुल स्पष्ट थी। पहले सामने वाले को मोहित करो और फिर मौके पर हमला कर दो। उसे विश्वास था कि इसमें असफल होने का कोई कारण ही नहीं है। लेकिन अगले ही क्षण उसकी आंखें फैल गईं। उसका वार पूरी तरह चूक गया। इसके बदले उसे अपने सीने में तेज दर्द महसूस हुआ। जब उसने नीचे देखा तो पाया कि एक छोटा चाकू उसकी छाती में आर पार घुसा हुआ था। चाकू की नोक उसके शरीर के पीछे से बाहर निकल चुकी थी और मूठ तक अंदर धंसी हुई थी। जब उसने आरव की साफ और शांत आंखों में देखा तो उसे तुरंत समझ आ गया कि वह जिसे मोहित करने की कोशिश कर रही थी असल में शुरू से वही उसका मजाक उड़ा रहा था। आरव ने व्यंग्य से मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी जैसी शक्ल लेकर भी तुम लोगों को बहकाने निकलती हो, सच में हास्यास्पद है। और खुद को असली स्त्री कहती हो, मुझे तो तुम बस बेशर्म लगती हो। आरव के आसपास पहले से ही बहुत सी अत्यंत सुंदर स्त्रियां थीं, इसलिए ऐसे आकर्षण के प्रति उसकी प्रतिरोधक क्षमता काफी मजबूत हो चुकी थी। इसके अलावा उसने अभी-अभी इस स्त्री को उस विद्वान के साथ धोखा करते देखा था, इसलिए उसके जाल में फंसने का सवाल ही नहीं था। उसने जो नाटक किया था वह केवल इसलिए ताकि वह स्त्री सावधान न हो और भागने का मौका न पा सके। अब ऐसे मत देखो, इतने सालों में तुमने न जाने कितने लोगों को नुकसान पहुंचाया होगा। अब जाकर अपने पापों का प्रायश्चित करो। आरव ने हाथ बढ़ाकर स्त्री की स्टोरेज रिंग अपने हाथ में ले ली। फिर उसकी तलवार चमकी और अगले ही क्षण वह स्त्री रक्त की धुंध में बदल गई। उसकी प्राइमोर्डियल स्पिरिट घबराकर बाहर निकलने की कोशिश करने लगी, लेकिन ऊपर हवा में पहले से तैयार डेमन रिफाइनिंग बॉटल ने उसे तुरंत भीतर खींच लिया। यहाँ आसपास कोई नहीं था, इसलिए आरव ने बिना झिझक इस बोतल का उपयोग किया। उसने अभी-अभी 2 ट्रू इमॉर्टल्स की प्राइमोर्डियल स्पिरिट्स खो दी थी, इसलिए इस बार वह इसे छोड़ने वाला नहीं था। कुछ ही क्षण बाद उसने डेमन रिफाइनिंग बॉटल को वापस हाथ में लिया। बोतल के तल में एक सुनहरी पिल दिखाई दी। यह एक ट्रू इमॉर्टल स्तर की इमॉर्टल एसेंस पिल थी। इसके बाद उसने हाथ बढ़ाकर उस स्त्री और उस विद्वान की स्टोरेज रिंग्स भी उठा लीं। जब उसने डिवाइन सेंस से उन्हें जांचा तो उसके चेहरे पर खुशी फैल गई। दोनों सच में अमीर लोग थे। उनके पास मिलाकर लगभग 2 से 3 लाख लो ग्रेड इमॉर्टल क्रिस्टल्स थे। लेकिन इससे भी अधिक खुशी की बात यह थी कि उनके पास बड़ी मात्रा में इमॉर्टल हर्ब्स और रिफाइनिंग मटेरियल्स भी थे। कुल मिलाकर दर्जनों प्रकार की स्पिरिचुअल हर्ब्स थीं और हथियार बनाने की सामग्री तो छोटे माउंटेन जितनी थी। ये जगह खजाने गिनने के लिए सुरक्षित नहीं थी। अभी-अभी हुई लड़ाई ने निश्चित रूप से दूसरों का ध्यान आकर्षित किया होगा। इसलिए आरव तुरंत वहां से निकल गया और एक ऐसा स्थान चुना जहां स्पिरिचुअल एनर्जी कम थी और लोग शायद ही आते हों। उसने चारों ओर कई शील्डिंग और डिफेंसिव फॉर्मेशंस लगा दिए। फिर उसने अपनी लूट का निरीक्षण शुरू किया। सबसे पहले उसने स्पिरिचुअल हर्ब्स निकालीं। उसने 3 बिटर जेड इमॉर्टल हर्ब्स उठाईं। अब उसके पास रिटर्न टू ट्रूथ पिल बनाने के लिए सभी आवश्यक सामग्री पूरी हो चुकी थी। यह इस पूरे अभियान की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। इसके बाद उसने एक एक करके बाकी वस्तुओं को देखा। इन दोनों के पास जो हर्ब्स थी उनमें से कुछ उनकी पुरानी संपत्ति थी और कुछ उन्होंने फॉलन इमॉर्टल सीक्रेट में प्राप्त की थीं। कुल मिलाकर दर्जनों इमॉर्टल हर्ब्स थीं, लेकिन आरव को सबसे ज्यादा खुशी जिस चीज से हुई वह थी 2 लक्ष्य इमॉर्टल वाइन्स। ये केवल फर्स्ट ग्रेड स्पिरिचुअल हर्ब थी, लेकिन इससे लक्ष्य पिल बनाई जा सकती थी। उसने पहले फ्लोइंग लाइट स्वॉर्ड सेक्ट में ची रिफाइनिंग पिल्स बनाई थीं, लेकिन उनमें से 10 वह पहले ही खा चुका था। अब कुछ समय तक उनका प्रभाव कम हो जाता। अगर उसे जल्दी अपनी कल्टिवेशन बढ़ानी थी तो लक्ष्य पिल सबसे अच्छा विकल्प था। उसके पास पहले से पिल फॉर्मूला और एल्केमी स्किल थी, केवल हर्ब्स नहीं थीं। अब ये दोनों वाइन्स मिलने से लक्ष्य पिल बनाने की सारी सामग्री पूरी हो गई थी। आरव संतुष्टि से सिर हिलाते हुए बोला, बहुत बढ़िया, सच में बहुत बढ़िया। इसके बाद उसने बाकी हथियारों की जांच की। हालांकि कुछ हथियार थे, लेकिन उनमें से कोई भी लो ग्रेड इमॉर्टल आर्टिफैक्ट नहीं था।
बाकी साधारण हथियार और आर्मर उसके किसी काम के नहीं थे, इसलिए उसने उन्हें अलग रख दिया। कुछ रिफाइनिंग मटेरियल्स भी थीं। अभी वे ज़्यादा उपयोगी नहीं थीं लेकिन भविष्य में काम आ सकती थी, इसलिए उसने उन्हें संभाल कर रख लिया। सब कुछ जांचने के बाद उसने तुरंत एल्केमी फर्नेस निकाल लिया। फॉलन इमॉर्टल सीक्रेट बेहद खतरनाक जगह थी, इसलिए जितनी जल्दी हो सके पिल्स बनाना बेहतर था। सभी सामग्री तैयार थी, इसलिए उसके लिए एल्केमी केवल एक प्रक्रिया भर थी। 1 घंटे से अधिक समय के बाद उसने सफलतापूर्वक 2 बैचेस लक्ष्य पिल्स और 2 बैचेस ग्वेजन पिल्स तैयार कर लीं। इसके बाद उसने पिल्स सुरक्षित रखीं और यहाँ बनाए गए फॉर्मेशंस भी हटा दिए। वह अब आगे बढ़ने ही वाला था कि अचानक दूर से एक घबराई हुई आवाज़ सुनाई दी। बचाओ, बचाओ मुझे! आरव ने आवाज़ की दिशा में देखा। दूर से गुलाबी कपड़े पहने एक स्त्री तेजी से उसकी ओर भागती आ रही थी। उसके पीछे दलदल उफन रहा था और उसके बीच से एक विशाल अजगर निकला हुआ था। उसकी 2 शाखाओं वाली जीभ बाहरंद हो रही थी और वह अपने पंजे फैलाए उस स्त्री का पीछा कर रहा था। दूसरे स्तर का इमॉर्टल डेमन बीस्ट मड पाइथन दलदलों में रहने वाला अत्यंत क्रूर प्राणी होता है। सामने गुलाबी कपड़े पहने जो स्त्री थी वह लगभग 20 वर्ष की लग रही थी। उसकी कल्टिवेशन केवल वॉइड इमॉर्टल के लेट स्टेज में थी। इस समय वह मड पाइथन के पीछा करने के कारण बेहद दयनीय स्थिति में थी और पूरी ताकत से भाग रही थी। जैसे ही उसने सामने एक इमॉर्टल को देखा वह तुरंत उसकी ओर दौड़ी। लेकिन जब उसने देखा कि आरव की कल्टिवेशन भी लगभग उसी के बराबर है, केवल वॉइड इमॉर्टल स्तर पर, तो वह घबराकर जोर से चिल्लाए, भाग जाओ, ये सेकंड टायर इमॉर्टल डेमन बीस्ट है। उसी क्षण उसका ध्यान थोड़ा भटक गया और पीछे से मड पाइथन ने अचानक अपनी लगभग 10 फीट लंबी जीभ लपेटकर हमला किया। महिला का चेहरा डर से पीला पड़ गया और उसने अपनी गति पूरी सीमा तक बढ़ा दी। हालांकि वह किसी तरह बचकर निकल गई और सांप के मुंह में जाने से बच गई, लेकिन उसकी जीभ की तेज झपट से उसके कपड़े पूरी तरह फट गए और दलदल में गिर पड़े। अब उसके शरीर पर केवल एक तंग इनर गारमेंट बचा था और उसकी बहुत सी त्वचा हवा में खुल गई थी। वह शर्म और घबराहट में चीख उठी। आरव पहले तो दूसरों के मामलों में पड़ना नहीं चाहता था, लेकिन अचानक उसे कीर्ति और बाकी लोगों की याद आ गई। वे भी इमॉर्टल रेल्म में आने के बाद ऐसी ही किसी मुसीबत में फंस सकते थे। ये सोचकर उसने मदद करने का फैसला किया। अगले ही क्षण वह तेजी से आगे बढ़ा और उस स्त्री के पीछे आकर मड पाइथन के सामने खड़ा हो गया। स्त्री ने यह देखकर घबराकर चिल्लाया, क्या तुम पागल हो? तुम इसका मुकाबला नहीं कर सकते? लेकिन उसका वाक्य पूरा होने से पहले ही वो चुप हो गई। आरव की इमॉर्टल स्वॉर्ड से एक ठंडी चमक निकली और अगले ही क्षण मड पाइथन का सिर हवा में उड़ गया। उसका ग्रीन इनर कॉ सीधे आरव के हाथ में आ गिरा। ये स्त्री पूरी तरह स्तब्ध रह गई। ये तो सेकंड टायर इमॉर्टल बीस्ट था। एक साधारण वॉइड इमॉर्टल इसे एक ही तलवार से कैसे मार सकता है? तुरंत उसके मन में एक ही विचार आया, यह अवश्य कोई शक्तिशाली एक्सपर्ट है जिसने अपनी कल्टिवेशन छिपा रखी है, कम से कम ट्रू इमॉर्टल स्तर का। जब उसने आरव के चेहरे पर लगा मास्क देखा तो उसका अनुमान और भी पक्का हो गया। कई इमॉर्टल्स अपनी पहचान छिपाने के लिए मास्क पहनते हैं और अपनी असली ताकत भी छिपाते हैं। मड पाइथन को मारने के बाद आरव ने उस स्त्री से ज़्यादा बात करने की इच्छा नहीं दिखाई। वो मुड़ा और दलदल के अंदर आगे बढ़ने लगा। रुकिए, मत जाइए। स्त्री तुरंत उसके पीछे भागी और उसका रास्ता रोक लिया। लेकिन तभी उसकी नज़र आरव की आंखों की दिशा पर गई। उसने नीचे देखा और अचानक जोर से चीख पड़ी। इस समय वह लगभग आधी नग्न थी। उसके शरीर के केवल कुछ जरूरी हिस्से ही उसके इनर गारमेंट से ढके थे और बाकी जगह उसकी स्मूथ त्वचा साफ दिखाई दे रही थी। हालांकि वह एक फीमेल इमॉर्टल थी, लेकिन आखिर वह एक स्त्री ही थी। घबराहट में उसने अपने हाथों से सीना ढक लिया और शरीर घुमा लिया। आरव मन ही मन असहाय हो गया। उसे लगा कि अभी तो उसे जल्दी से कपड़े पहनने चाहिए थे, लेकिन उसने ऐसा करने के बजाय बस मुड़कर खड़ा होना ही बेहतर समझा। इस तरह तो सामने देखने की जगह अब पीछे से सब कुछ साफ दिखाई दे रहा था। सच कहें तो उस स्त्री का शरीर बहुत सुडौल था। उसकी पीठ जैड जैसी स्मूथ थी, कमर पतली और कूल्हे आकर्षक थे। वह जैस्मिन से भी कम नहीं लग रही थी। आरव ने तुरंत अपनी स्टोरेज रिंग से एक लंबा रोब निकाला और उसकी ओर फेंक दिया। लो, इसे पहन लो। स्त्री ने जल्दी से वह रोब पहन लिया।
ढीला-ढाला आदमियों का रोब होने के बावजूद उसने उसकी शर्मिंदगी ढक दी। फिर वह मुड़ी और सम्मान से झुककर बोली, मेरा नाम आनंदी है। सीनियर, आपने मेरी जान बचाई, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करती हूँ। आरव ने शांत स्वर में कहा, कोई बड़ी बात नहीं, यहाँ बहुत खतरा है, तुम्हें तुरंत यहाँ से निकल जाना चाहिए। ये कहकर वह आगे बढ़ने लगा। सीनियर, कृपया रुकिए। आनंदी फिर उसके साथ चलने लगी। सीनियर, ये जगह बहुत खतरनाक है, क्या आप मुझे अपने साथ रख सकते हैं? आरव ने तुरंत मना कर दिया, नहीं, मुझे अपना काम करना है। आनंदी कुछ क्षण के लिए शर्म और असहजता से लाल हो गई। वह बेहद सुंदर थी और आमतौर पर काउंटलेस आदमी उसके पीछे भागते थे। आज पहली बार उसने किसी आदमी से मदद मांगी थी और उसे तुरंत मना कर दिया गया। लेकिन वो बुद्धिमान थी, उसने तुरंत अपना तरीका बदल दिया। सीनियर, अगर आप मुझे अपने साथ रखकर मेरी रक्षा करेंगे तो मैं आपको इनाम देने को तैयार हूँ। ये कहकर उसने हाथ घुमाया। अचानक हवा में कई वस्तुएं दिखाई देने लगीं, स्पिरिचुअल हर्ब्स, रिफाइनिंग मटेरियल्स और कई दुर्लभ वस्तुएं। आरव की आंखें अचानक चमक उठीं। इनमें से अधिकतर सेकंड टायर या उससे ऊपर की स्पिरिचुअल हर्ब्स थीं और कुछ तो सिक्स्थ और सेवेंथ टियर की भी थीं। उसकी नज़र अचानक एक बैंगनी भूरे पत्थर पर जाकर ठहर गई। वो वास्तव में थंडर अक्यूमुलेशन स्टोन था। आरव ने तुरंत उसे उठाकर हाथ में लिया और ध्यान से देखा। वो सचमुच थंडर अक्यूमुलेशन स्टोन ही था। उसके हाथ हल्के हल्के कांपने लगे। ये पत्थर बहुत कम उपयोग का होता है, लेकिन इसमें एक खास गुण होता है, ये लाइटनिंग पावर को अब्जॉर्ब और स्टोर कर सकता है। अगर यह पत्थर मिल जाए तो वह अपने मीटियोराइट गॉड को अपग्रेड करके सीधे इमॉर्टल आर्टिफैक्ट स्तर तक पहुंचा सकता है। अब वो वॉइड इमॉर्टल पीक पर था। अगर वह लक्ष्य पिल ले ले तो वह किसी भी समय ट्रू इमॉर्टल ट्रिब्यूलेशन का सामना कर सकता था। लेकिन हेवनली ट्रिब्यूलेशन बेहद खतरनाक होती है। उससे बचने का सबसे अच्छा तरीका कोई पावरफुल आर्टिफैक्ट होता है, जैसे उसका मीटियोराइट गॉड। लेकिन कल्टिवेशन वर्ल्ड में उसका स्तर बहुत कम था, इसलिए उसे अपग्रेड करना जरूरी था। इस अपग्रेड के लिए कई मटेरियल्स चाहिए थे और उनमें सबसे जरूरी था थंडर अक्यूमुलेशन स्टोन। अब ये पत्थर उसके सामने था। आनंदी ने उसकी प्रतिक्रिया देखकर तुरंत पूछा, सीनियर, क्या ये ठीक है? आरव ने उसकी ओर देखा और कहा, तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं तुम्हें मारकर तुम्हारा खजाना ले लूं? क्योंकि कल्टिवेशन वर्ल्ड और इमॉर्टल रेल्म दोनों में किलिंग फॉर ट्रेजर बहुत सामान्य बात थी। आनंदी मुस्कुराई और बोली, मुझे डर नहीं है। अगर आप ऐसे इंसान होते तो मुझे बचाते ही क्यों, और मेरी पहले की विनती को भी ठुकरा देते? और अब तो मैं ये सब आपको खुद दे रही हूं, फिर आपको मुझे मारने की क्या जरूरत है? आरव ने हल्की सांस ली। वह बिना कारण किसी को मारकर उसका खजाना नहीं लेना चाहता था। लेकिन थंडर अक्यूमुलेशन स्टोन उसके लिए बेहद जरूरी था। इसलिए अंत में उसने कहा, ठीक है, तुम मेरे साथ चल सकती हो, लेकिन मैं यह वादा नहीं कर सकता कि मैं तुम्हारी रक्षा कर पाऊंगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, मुझे पता था कि आप अच्छे इंसान हैं। आनंदी खुशी से झूम उठी और उत्साह में लगभग नाचने लगी। आरव ने अपने हाथ में थंडर अक्यूमुलेशन स्टोन को देखा और कहा, मैं ये पत्थर ले लेता हूँ, बाकी चीज़ें तुम रख लो। उसके सामने बहुत सी कीमती वस्तुएं थीं, स्पिरिचुअल हर्ब्स, रिफाइनिंग मटेरियल्स और कई दुर्लभ संसाधन। स्वाभाविक रूप से वह सब लेना चाहता तो ले सकता था, लेकिन उसके अपने सिद्धांत थे और वह कभी लालची नहीं था। थंडर अक्यूमुलेशन स्टोन स्वयं एक अत्यंत दुर्लभ और उच्च स्तर का इमॉर्टल मटेरियल था। केवल यही मिल जाना उसके लिए काफ़ी था। लेकिन उसके आश्चर्य की सीमा नहीं रही जब आनंदी ने बाकी वस्तुएं वापस लेने की कोई कोशिश नहीं की। उल्टा उसने सब कुछ उसकी ओर और आगे बढ़ा दिया। सीनियर, आपको ये सब भी ले लेना चाहिए। आरव ने उसकी ओर देखा। उसने उसकी सुंदर आंखों में एक अजीब सी जल्दी देखी, जैसे वह किसी भी तरह सब खजाना उसे दे देना चाहती हो। उसके मन में संदेह उठ गया, ये स्त्री आखिर चाहती क्या है? अब जब उसका उद्देश्य पूरा हो चुका था तो वह बाकी खजाना इतनी जल्दी क्यों सौंप रही थी? साथ ही एक और प्रश्न उसके मन में आया, एक ऐसी स्त्री जिसकी कल्टिवेशन केवल वॉइड इमॉर्टल लेट स्टेज में है, उसके पास इतने खजाने आए कहाँ से? सामान्य परिस्थितियों में इस स्तर का कल्टिवेटर इतनी दुर्लभ वस्तुएं हासिल ही नहीं कर सकता, यहाँ तक कि कुछ छोटे परिवार भी इतनी संपत्ति नहीं जुटा पाते। आनंदी को उसके मन की शंका का अंदाजा नहीं था। वह आगे बोली, सीनियर, आपने अभी मेरी जान बचाई है।
मैं इस उपकार का बदला नहीं चुका सकती, इसलिए ये चीज़ें आपको देना ही उचित है। कृपया इन्हें स्वीकार कीजिए। आरव ने थोड़ी देर सोचा। उसके मन में संदेह का भाव क्षण भर को आया, लेकिन वह दूसरों के निजी मामलों में दखल देना पसंद नहीं करता था। अगर कोई स्वयं देना चाहता है तो वह उसे मना भी नहीं करेगा। वैसे भी वो अभी अपनी पहचान छिपाए हुए था। आगे जो भी परिणाम होंगे वे उसके असली नाम से नहीं जुड़ेंगे। उसने हाथ घुमाया और सारे खजाने अपनी स्टोरेज रिंग में रख लिए। फिर उसने कहा, ठीक है, तुम यहीं थोड़ा आराम करो, मुझे कुछ तैयारी करनी है, फिर हम आगे चलेंगे। ये कहते हुए उसने आसपास कई रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए ताकि दोनों की ऑरा पूरी तरह छिप जाए। इसके बाद उसने एक कंसीलमेंट फॉर्मेशन और एक डिफेंसिव फॉर्मेशन भी स्थापित कर दी, जिससे आनंदी बाहर की वर्ल्ड से पूरी तरह अलग हो गई। उसका इरादा मीटियोराइट गॉड को फिर से फौज करने का था। अब जब सभी मटेरियल्स मिल चुके थे तो जितनी जल्दी यह काम पूरा हो जाए उतना अच्छा था। जिसने मेरे एप्लीकेशन को अभी डाउनलोड नहीं किया है, डाउनलोड कर लो जाके। और इसमें आपको सारे सीरीज़ के एपिसोड मिल जाएंगे, ऑल इन वन करके कल से मैं शुरू करूँगा। और उसमें 3 रूथलेस के, 3 मिस्टीरियस मैन गंगा के और 3 ड्रैगन लॉर्ड के, चारों सीरीज़ के 3-3 एपिसोड 30-30 मिनट के आया करेंगे। और उसमें से एक एपिसोड हमेशा चारों सीरीज़ का यूट्यूब पे शेड्यूल रहेगा। 2 उस पर आपको एक्स्ट्रा मिल जाएंगे और प्लस उस पर मैं एक बार में बहुत सारे एपिसोड डालने वाला हूँ। ऐप में ये लोगो है, ठीक है। और यूट्यूब पे आता रहेगा क्योंकि हमारा जो ऐप है सिर्फ और सिर्फ प्ले स्टोर पे है, ऐप स्टोर के लिए नहीं बना है। तो एप्पल यूज़र्स के लिए मैं डालता रहूँगा 30 मिनट का डेली एंटरटेनमेंट, और इन्जॉय करते रहना आप लोग। ये लोगो है, ठीक है। आज मैं रात को पूरा अपलोडिंग कर दूँगा, ग्रुप को बना दूँगा पूरा सही से। काम कंप्लीट हो गया, अपलोडिंग सिर्फ करना बाकी है। और जिसको स्टार्टिंग से एपिसोड सुनना था वो भी डाउनलोड कर लीजिए। और इसमें 3 नई सीरीज़ आने वाली हैं, बॉडीगार्ड करके, रिंग और मैरिड टू ड्रैगन प्रिंसेस। इस समय कंटिन्यू है, बढ़िया वॉइस रहेगी और सबकी वॉइस अच्छी वॉइस में किया गया है।